यह वीडियो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आइकॉनिक कोर्स है उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे आखिर यूरोपियंस इंडिया में आए क्यों थे। आप सबको भ्रम था कि अंग्रेज आए थे, अंग्रेज तो बहुत बाद में आए थे। यूरोप में से बहुत सारे देश आए थे, पुर्तगाल हुआ, डच हुआ, ये सारे चीज़, फिर इंग्लैंड वगैरह वाले, ये सारे लोग आए। लेकिन क्यों आए, क्या क्या रीजन रहे। दूसरी चीज़, इंडिया का जो सी रूट है उसकी सर्च और डिस्कवरी कैसे हुई थी, उस सब के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। हमने आपको टॉपिक बता दिया, सब टॉपिक बता दिया। अब एक एक करके डेप्थ में देखेंगे एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। वीडियो को पेशेंसफुली देखना। लेकिन आपको बता दें, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है ना, इसकी खास बात क्या है। पहली खास बात तो यह है कि आपको यूपीएससी का जो कंटेंट है वो आपको काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। दूसरा, जो नोट्स है वो काफ़ी शानदार, शॉर्ट, सिंपल, टेबल वगैरह आपको सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। तीसरा, जो प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चंस आए उसको आपको एनालिसिस करके आपको बताएंगे। चौथा, जो एक्सप्लेनेशन है ना, इस तरीके से रहेगा कि आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और टीचर जो उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी स्मूथ है। पांचवा जो बेनिफिट है, इसके बाद मैंने आपको स्पेक्ट्रम में बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना, बिपिन चंद्रा, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस आप लेक्चर्स देखो, लेक्चर से अपने नोट्स वगैरह बनाते रहो और साथ में आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर टाइमलाइन रहती है, मैप्स हुए, की टर्म हुए, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस कराई जाएंगी। आपको यही रिकमेंड करेंगे, कॉपी पेन ले लो, आराम से वीडियो को पॉज कर करके एक एक करके देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में। व्हाई डिड यूरोपियंस केम टू इंडिया ओनली, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा सी रूट इन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद हम बात करेंगे पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, डेन्स, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने कौन सा सी रूट इस्तेमाल किया और कौन पहले आया, कौन लास्ट में आए थे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। वी विल सॉल्व सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपके स्कूल डेज में कभी ऐसा सुना होगा, वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया? क्या ऐसा कभी आपने सुना है? मेरे स्कूल डेज में तो ऐसा हुआ है। लेकिन एक गलत फहमी है, वास्को ड गामा डिस्कवर किया एक नया सी रूट को। हम सोचते हैं कि वास्को ड गामा डिस्कवर किया इंडिया को। वास्को ड गामा क्या डिस्कवर किया? एक नया सी रूट को। कहां से कहां तक? यूरोप से लेके इंडिया तक। कहां से? यूरोप से लेके इंडिया तक एक नया सी रूट इन्होंने इस्तेमाल किया। हम सोचते हैं कि इन्होंने डिस्कवर किया इंडिया को। वास्को ड गामा इंडिया को क्या डिस्कवर करेगा? इंडिया के बारे में सबको पता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंशिएंट टाइम्स में, प्राचीन काल में यहाँ पे कौन आए थे भारत को? ग्रीक्स आए थे, हुन्स आए थे, साइथियंस आए थे। ये लोग कौन है? दीज आर दी एम्पायर्स। ये सब लोग एम्पायर थे। इन्होंने भारत के ऊपर यहाँ पे आए थे प्राचीन काल में। किसके वास्ते? ट्रेड करने के लिए या रूलिंग करने के लिए। जो भी रीजन से इन्होंने इंडिया को आए। कब? एशियन टाइम्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेडिवल टाइम्स में यहाँ पे कौन आए थे? अरब्स, तुर्क, मंगोल। ये भी यहाँ पे लिए रूलिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए। जो भी रीजन है, यहाँ पे ये लोग भी आए थे मेडिवल टाइम्स में। लेकिन मॉडर्न टाइम में कौन आए थे? यूरोपियंस, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डेन्स, फ्रांस, ये सब लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन इनको एक कॉमन चीज पता है, यहाँ पे सब लोग को पता है कि इंडिया इज ए वेल्थिएस्ट कंट्री। क्या है? इंडिया इज ए वेल्थिएस्ट कंट्री। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। उनके लिए जो स्पाइसेस चाहिए या मटेरियल चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। इसके वजह से दे हैव चूज इंडिया। ये होगा मेन रीजन। लेकिन इसके पीछे कई इनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। कभी इनको कोई कॉजेस फेस करना पड़ेगा या कोई इश्यूज होगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए, हमारा जो कॉमन एम क्या है? वो है यूपीएससी। हम लोग यूपीएससी को चूज किया, लेकिन इसके पीछे कई स्ट्रगल्स होगा, कई कॉजेस होगा, कई प्रॉब्लम्स होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या चूज किया? यूपीएससी को। इसी तरह इंडिया को भी चूज किया यूरोप ने, कई प्रॉब्लम्स के साथ, कई इश्यूज के साथ, कभी ऐसे कई कई प्रॉब्लम्स के साथ इन्होंने इंडिया को चूज किया। इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किया, कौन सा सी रूट इन्होंने इस्तेमाल किया, इसके बारे में हम फर्दर स्लाइड्स में इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। चलो शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई डिड यूरोपियंस कम टू इंडिया ओनली। इंडिया को चूज करने के लिए इनके पास क्या रीजन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 मेन रीजंस। इसमें कितने रीजन है? 3 रीजन है। फर्स्ट वन इज डार्क एज, दूसरा है कॉन्स्टेंटिनोपल एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलस। इन तीनों रीजन के वजह से दे हैव चूज्ड इंडिया। इंडिया को चूज करने के लिए कितने रीजन है? 3 रीजन है। पहले का क्या है? डार्क एज, दूसरा है कॉन्स्टेंटिनोपल और तीसरा है ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलस। इन तीनों के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आगे के स्लाइड में डिटेल से। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला रीजन के बारे में, वो है डार्क एज। 600 एडी से लेके 1500 एडी तक
इस पर्टिकुलर फेज को कहते हैं डार्क एज। लेकिन इसमें क्या होगा, यूरोप में एक डेंजरस डिसीज स्प्रेड हुआ और उस डिसीज का नाम क्या है, ब्लैक डेथ डिसीज। डिजीज का नाम क्या है, ब्लैक डेथ डिसीज। कहाँ पे स्प्रेड हुआ, यूरोप में। लेकिन इसमें क्या होगा, एक प्रकार का प्लेग था जो यूरोप में फैलता था और आधी आबादी को खत्म कर देता है। इसे ब्लैक डेथ डिसीज इसलिए बोलते हैं कि जब किसी की मौत होती है तो उसकी बॉडी ब्लैक कलर में चेंज होता है। मोरालिटी रेट वॉज वेरी हाई, 85 to 90%। लेकिन धीमे धीमे इनका सिचुएशन इंप्रूव होने लगा। अब इनका इंटरेस्ट कहाँ पे बनने लगा, लग्जरी प्रोडक्ट्स पे। अब इनका इंटरेस्ट बनने लगा लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर, इन सभी के ऊपर इनका इंटरेस्ट बनने लगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को वहां पे ज्यादा डिमांड है। कहाँ पे, यूरोप में ज्यादा डिमांड है इंडिया के प्रोडक्ट्स को। इनके स्पाइसेस, हमारे स्पाइसेस हो या टेक्सटाइल्स हो। टेक्सटाइल्स में जो कॉटन का प्रोडक्ट है वो है मलमल, यहाँ पे बहुत फेमस है। यहाँ पे कहाँ पे, यूरोप में। सो इंडिया के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ज्यादा डिमांड है, इसके वजह से दे हैव चूज्ड इंडिया। ये भी एक कारण है इंडिया को चूज करने के लिए। लेकिन इसके वास्ते इन्होंने सी रूट को एक इस्तेमाल किया। इसके बारे में हम फर्दर स्लाइड में इसके बारे में डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा रीजन के बारे में, वो है कॉन्स्टेंटिनोपल। फर्स्ट रीजन क्या है, डार्क एज। इसमें क्या होगा, इंडिया के प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में है यूरोप में, इसलिए दे हैव चूज्ड इंडिया। इंडिया के प्रोडक्ट्स ज्यादा डिमांड में है, कहाँ पे, यूरोप में, इसलिए दे हैव चूज्ड इंडिया। दूसरा रीजन क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 से पहले, कब से, 1453 से पहले यहाँ पे कौन रूल करते थे, रोमन एम्पायर यहाँ पे रूल करते थे। उसके बाद कैप्चर कर लिया कौन, ओटोमन्स ने कैप्चर कर लिया, तुर्क्स ने कैप्चर कर लिया किसको, कॉन्स्टेंटिनोपल को। तुर्क ने कैप्चर कर लिया किसको, कॉन्स्टेंटिनोपल को। कौन से ईयर में, 1453 में। रूलर कौन थे, मेहमद II। इन्होंने कैप्चर कर लिया किसको, कॉन्स्टेंटिनोपल को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल। प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है, टर्की, इस्तांबुल। आज का प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है, टर्की, इस्तांबुल। लेकिन इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, मीन्स यहाँ से आसानी से आप ट्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं। जो भी ट्रेड रूट है यहाँ पे आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए सारे एम्पायर्स यहाँ पे कोशिश करेगा कि कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने के लिए। लेकिन पहले यहाँ पे कौन कैप्चर कर लिया, ओटोमन्स ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। उसके बाद 1453 के बाद ओटोमन्स ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। इसके वजह से इट इज ए इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर कॉन्स्टेंटिनोपल। अब इसके वजह से यूरोप को क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके वजह से यूरोप को क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको इतना समझ में आएगा। सेकेंड रीजन क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल को पहले रूल करते थे रोमन्स ने, उसके बाद कैप्चर कर लिया ओटोमन्स ने। कौन से ईयर में, 1453 में। रूलर कौन थे, मेहमद II इज द रूलर। लेकिन इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल को, इसका कारण है यहाँ पे आसानी से आप ट्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं। जो भी ट्रेड रूट है इसको आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन इसके वजह से यूरोप को क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यूरोप को क्या नुकसान हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूरोप को क्या नुकसान हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिफोर 1453 से पहले यूरोप से लेके इंडिया तक जाने के लिए एक ट्रेड रूट इस्तेमाल किया। उस ट्रेड रूट का नाम क्या है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, आपको एक आइडिया आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लोकेशन ऑफ द यूरोप। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ द यूरोप, दिस इज द लोकेशन ऑफ द इंडिया। यूरोप से लेके इंडिया तक एक ट्रेड रूट इस्तेमाल किया बिफोर 1453 से पहले यहाँ पे एक ट्रेड रूट इस्तेमाल किया यूरोप से लेके इंडिया तक, वो है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। कौन सा ट्रेड रूट, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। इसको इस्तेमाल किया यूरोप से लेके इंडिया तक पहुंचने के लिए। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, दिस इज द यूरोप एंड दिस इज, यहाँ पे एशिया में इंडिया होगा। लेकिन यहाँ पे इस वाला जो भी यहाँ पे आप दिख रहा है ना, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइन होगा, इसका लेंथ कितना होगा, 750 मीटर इसका विड्थ है, और 3 किलोमीटर यहाँ पे जो होगा एरिया, यहाँ से गुजरेगा और पहुंचेगा इंडिया को। लेकिन अब क्या हुआ, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस को कैप्चर कर लिया था कौन, ओटोमन्स ने। इसको कैप्चर कर लिया कौन, ओटोमन्स ने। इसके वजह से सारा ट्रेड यहाँ पे ब्लॉक हुआ। अब इन्होंने सोचा, यूरोप ने, हमको चाहिए एक नया सी रूट पहुंचेगा इंडिया को। अब इन्होंने इस्तेमाल किया, यूरोप से निकलेगा, जाएगा लैंड, उसके बाद पहुंचेगा रेड सी के ऊपर, उसके बाद फिर वाटर में जाएगा, फिर पहुंचेगा इंडिया को। पहले क्या होगा, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यूरोप से निकलेगा, जाएगा लैंड पे,
उसके ऊपर फिर यहाँ पे रेड सी के ऊपर, उसके बाद फिर वाटर में, उसके बाद पहुंचेगा इंडिया को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेड सी को भी कैप्चर कर लिया कौन, ओटोमन्स ने धीमे धीमे। सो दिस ट्रेड रूट वाज आल्सो बी ब्लॉक्ड, ये ट्रेड रूट भी यहाँ पे ब्लॉक हुआ आफ्टर 1453। अब इनके पास और एक नया सी रूट इन्होंने इस्तेमाल किया। यूरोप से निकलेगा, जाएगा मेडिटेरियन सी, उसके बाद जाएगा लैंड, उसके बाद फिर वाटर, उसके बाद जाएगा फिर इंडिया को। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ द मेडिटेरियन सी, उसके बाद लैंड, उसके बाद फिर वाटर, उसके बाद फिर पहुंचेगा कहाँ पे, इंडिया को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर ओटोमन ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया मेडिटेरियन सी को, फिर मेडिटेरियन सी को भी कैप्चर कर लिया कौन, ओटोमन्स ने। सो इसके वजह से यहाँ का ट्रेड रूट भी ब्लॉक हुआ है। अब इनके पास बचा है सिर्फ एक ट्रेड रूट, वो है यूरोप से निकलेगा, जाएगा रशिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद पहुंचेगा इंडिया। लेकिन इतना सारा करने से इनका ट्रेड काफी नुकसान होगा, इसके वजह से दे हैव नॉट चूज्ड दिस रूट। अब इनके पास दो रीजन होगा, एक होगा इनके पास सिर्फ दो चॉइस है, एक तो एक नया सी रूट इन्होंने डिस्कवर करना पड़ेगा, एक नया सी रूट डिस्कवर करना पड़ेगा, या दूसरा है कि जो भी इन्होंने तुर्क यहाँ पे इंटरमीडिएट है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनके दोनों के बीच में रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए दे हैव चूज्ड, वी हैव टू डिस्कवर एक नया सी रूट। एक नया सी रूट डिस्कवर करने के लिए इन्होंने चूज किया। लेकिन उसके पहले यहाँ पे यूरोप से लेके इंडिया तक इंटरमीडियरी कौन थे, तुर्क ने यहाँ पे इंटरमीडियरी है, जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे है इसको यहाँ पे सेल करते थे। लेकिन इसके वजह से इनका ट्रेड काफी फायदेमंद नहीं हुआ, किसको, यूरोप को, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडियरी है तुर्क ने। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेपर को मैं बेचा 10 रुपए को, लेकिन यहाँ पे आने के लिए, यूरोप में आने के लिए इसको पड़ा 30 रुपए। इसके वजह से इनको काफी ट्रेड में इतना फायदेमंद नहीं हुआ। इसके वजह से दे हैव चूज्ड, एक नया सी रूट डिस्कवर करने के लिए इन्होंने चूज किया। कौन सा सी रूट इन्होंने इस्तेमाल किया, इसके बारे में हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आपको इतना तो समझ में आया कि यहाँ पे सारा ट्रेड रूट इन्होंने ब्लॉक किया कौन, ओटोमन्स ने। इसके वजह से दे हैव चूज्ड, एक नया सी रूट इन्होंने चूज किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड रीजन के बारे में, वो है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। फर्स्ट रीजन क्या है, इंडिया के प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में है, कहाँ पे, यूरोप में, दैट्स व्हाई दे हैव चूज्ड इंडिया। दूसरा रीजन क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया कौन, ओटोमन्स ने, इसके वजह से सारा ट्रेड रूट वहां पे ब्लॉक हुआ है। इसके वजह से इन्होंने डिस्कवर किया एक नया सी रूट को इंडिया को पहुंचने के लिए। और थर्ड रीजन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। 1494 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस साइन हुआ, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया कब, 1497 में। आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वर्ल्ड, मुझे पता है ये वर्ल्ड नहीं है, इसमें मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा जाएगा जो भी ईस्ट वाला रीजन है, एक इसको जाएगा पोर्चुगीज को, और वेस्ट वाला रीजन किसको जाएगा, स्पेन को। और बीच में जो लाइन है इसको कहते हैं इमेजिनरी लाइन, जो भी लाइन है बीच में इसको कहते हैं इमेजिनरी लाइन। ईस्ट वाला रीजन किसको जाएगा, पोर्चुगीज को, और वेस्ट वाला रीजन जाएगा स्पेन को। अब इनके पास, पोर्चुगीज के पास दो रास्ते बचे हैं, एक तो दे हैव टू चूज एशिया, और दूसरा कौन सा चूज करना पड़ेगा, अफ्रीका को। वेदर दे हैव टू चूज एशिया और दे हैव टू चूज अफ्रीका फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे कौन सा चूज करना पड़ेगा, एशिया और अफ्रीका, क्योंकि वेस्ट वाला रीजन किसको जाएगा, स्पेन को। इसके वजह से इनको यहाँ पे येलो नहीं है ट्रेड करने के लिए। अब इनके पास बचा सिर्फ दो रास्ते, एक तो एशिया है और दूसरा है अफ्रीका। एशिया में क्या है, इंडिया है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन टू चूज इंडिया। आपको इतना समझ में आया होगा होपफुली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेजिनरी लाइन वॉज ड्रॉन इन अटलांटिक। मैंने बोला था ना, वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया, जो भी बीच में वाला लाइन है इसको कहते हैं इमेजिनरी लाइन। अंडर दिस ट्रीटी पोर्चुगल कुड क्लेम एवरीथिंग इन द ईस्ट। ईस्ट वाला रीजन किसको जाएगा, पोर्चुगीज को, और वेस्ट वाला रीजन किसको जाएगा, स्पेन को। लेकिन एशिया एंड अफ्रीका आर द आइडियल ग्रोथ। पोर्चुगीज के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, एक इनको चूज करना पड़ेगा कौन सा, एशिया, और दूसरा अफ्रीका। लेकिन इन्होंने चूज किया इंडिया को। दिस आल्सो वन ऑफ द रीजन दे हैव चूज्ड इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस। मेनली ये किसके वास्ते आते थे, फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। यहाँ पे ज्यादा डिमांड में है स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स के वजह से पोर्चुगीज यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, कहाँ पे, इंडिया में। आपको इतना समझ में आया होगा होपफुली। नाउ टाइम टू रिवाइज। जितने भी टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किया है, इन सभी के बारे में एक एक करके हम जल्द से जल्द रिवाइज करेंगे। पहला टॉपिक, व्हाई डिड यूरोपियंस कम टू इंडिया ओनली। इसके कितने रीजन है, 3। पहला रीजन क्या है, डार्क एज, दूसरा है कॉन्स्टेंटिनोपल, तीसरा है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। फर्स्ट रीजन में क्या होगा,
इंडिया के प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में है, कहाँ पे? यूरोप में। दैट्स व्हाई दे हैव चूज इंडिया। दूसरा रीजन क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल। यूरोप से लेके इंडिया तक सारा ट्रेड रूट यहाँ पे ब्लॉक हुआ, इसके वजह से दे हैव टू डिस्कवर एक नया सी रूट डिस्कवर करना पड़ेगा, किसको? यूरोप को। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलस। यहाँ पे क्या हुआ? 1497 में ये ट्रीटी साइन हुआ। इसमें क्या हुआ? जो भी ईस्ट वाला रीजन है ये जाएगा पोर्चुगीज को, और वेस्ट वाला रीजन जाएगा किसको? स्पेन को। इसके वजह से पोर्चुगीज के पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो एशिया और एक अफ्रीका। एशिया में क्या है? इंडिया है। सो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलस की वजह से भी इंडिया पे यहाँ पे चूज करने का एक रीजन बना हुआ है। सो ये तीन रीजन में जो कॉमन पॉइंट क्या है? दे हैव टू चूज इंडिया। अब इंडिया को जाने के लिए इनको चाहिए एक नया सी रूट, एक नया सी रूट चाहिए इंडिया को जाने के लिए। इसके वजह से कौन से इन्होंने सी रूट इस्तेमाल किया, इसके बारे में हम फर्दर स्लाइड में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे पोर्चुगीज के बारे में। द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया इज पोर्चुगीज। फर्स्ट यूरोपियन कौन है? पोर्चुगीज। कहाँ पे एंटर हुआ? इंडिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप से लेके इंडिया तक सारा ट्रेड रूट यहाँ पे ब्लॉक हुआ, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इनको क्या चाहिए? एक नया सी रूट चाहिए यूरोप से लेके इंडिया तक। अब इन्होंने कौन सा सी रूट इस्तेमाल किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो स्टोरी है, पोर्चुगीज का जो राजा है कौन? निकोलस। पोर्चुगीज का जो राजा है कौन? निकोलस। किसको बुलाया? हेनरी को। किसको बुलाया? हेनरी को। हेनरी कौन है? ही इज ए नेविगेटर और एक्सप्लोरर। ही इज ए नेविगेटर और एक्सप्लोरर। निकोलस ने हेनरी को बुलाया और फरमाया था कि मुझे एक नया सी रूट चाहिए, मुझे एक नया सी रूट चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? यूरोप से लेके इंडिया तक मुझे एक नया सी रूट चाहिए। हेनरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका असफल हुआ क्योंकि उनका मृत्यु हुआ। उसके बाद और एक नए एक्सप्लोरर आए थे, उनका नाम क्या है? बार्टोलोम्यो डियास। इन्होंने आए थे और इन्होंने एक रास्ता डिस्कवर किया, वो है यूरोप से लेके केप ऑफ गुड होप। आप यहाँ पे देख सकते हैं केप ऑफ गुड होप। ये कहाँ पे पॉइंट होगा? इसका सदर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका। ये कहाँ पे है? सदर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका। इसका नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। सदर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका, इसका नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। इसका नाम पहले में होता था केप ऑफ स्ट्रॉम। इसका नाम पहले में क्या है? केप ऑफ स्ट्रॉम। अब इसको रीनेम किया केप ऑफ गुड होप। अब बार्टोलोम्यो डियास ने एक नया सी रूट डिस्कवर किया, वो है यूरोप से लेके केप ऑफ गुड होप तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप से लेके केप ऑफ गुड होप तक यहाँ पे एक नया सी रूट इस्तेमाल किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केप ऑफ गुड होप से लेके हमारे इंडिया तक कौन पहुंचाए थे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वास्को डी गामा के बारे में। 1498 में इन्होंने कहाँ पे एंटर हुआ? भारत में। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप से लेके केप ऑफ गुड होप तक कौन यहाँ पे नया सी रूट इस्तेमाल किया? डायस ने एक नया सी रूट यहाँ पे इस्तेमाल किया। केप ऑफ गुड होप से लेके इंडिया तक कौन पहुंचाए? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहुंचे कहाँ से? केप ऑफ गुड होप से लेके कालीकट तक, विथ द हेल्प ऑफ दी अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती ट्रेडर। कौन है? अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती ट्रेडर। इनके जरिए से केप ऑफ गुड होप से लेके इंडिया तक पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ? कालीकट में जो रूलर है वो है कौन? जमोरिन। जमोरिन ने वेलकम किया किसको? वास्को डी गामा को, और यहाँ पे खूब सारा ट्रेड किया। जब इन्होंने रिटर्न यूरोप गए थे, कहाँ पे गए थे? रिटर्न यूरोप में। इन्होंने अर्न किया 60 टाइम्स, इन्होंने प्रॉफिट कमाया 60 टाइम्स। अब इनको एहसास हुआ कि डायरेक्ट ट्रेड करने में कितना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम देखेंगे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बारे में। इन्होंने डिस्कवर किया किसको? ब्राजील को। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? ब्राजील को। और ये कौन है भाई? ही इज ऑल्सो एन एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर। ये भी एक्सप्लोरर है और नेविगेटर भी है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? ब्राजील को। और इनके साथ साथ इन्होंने और एक काम भी किया, वो है जो भी लोकल रूलर से इंडिया के उनके साथ साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुआ कोच्चिन और कन्नौर के साथ। किसके साथ? कोच्चिन और कन्नौर के साथ। और उसके साथ इन्होंने कुछ अरब शिप्स को कैप्चर कर लिया। यहाँ पे कैप्चर कर लिया। इसके वजह से अरब काफी नाराज हुए। आप यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार स्टोरी बताऊंगा। पोर्चुगीज का जो किंग है वो है निकोलस। किसको बुलाया? हेनरी को, और फरमाया था कि मुझे एक नया सी रूट चाहिए यूरोप से लेके इंडिया तक। हेनरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका डेथ की वजह से यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हासिल नहीं हुआ। उसके बाद डायस आया। इन्होंने एक नया सी रूट इस्तेमाल किया यूरोप से लेके केप ऑफ गुड होप तक। उसके बाद कौन आए थे? वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप से लेके इंडिया तक
कहाँ पे पहुंचे, कालीकट के जगह में, विद द हेल्प ऑफ दी अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती संचालित के जरिए से कहाँ पे पहुंचे, इंडिया में, कालीकट के जगह में। उसके बाद कौन आए थे, पेड्रो अल्वास कैब्रल ने आए थे। इन्होंने क्या किया, ब्राजील को डिस्कवर किया। इसके साथ साथ इंडिया में कुछ रूलर्स के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया, वो है कोचिन एंड कन्नौर। यहाँ तक आपको समझ में आएगा होपफुली। उसके बाद हम देखेंगे कौन से गवर्नर यहाँ पे इस्टेब्लिश है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड में। अब हम डिस्कस करेंगे वास्को ड गामा सेकेंड विजिट के बारे में। पहला विजिट कब हुआ, 1498 में। इन्होंने कितना अर्न किया, 60 टाइम्स ही हैज अर्नड। अब इनको पता हुआ कि डायरेक्ट ट्रेड करने में कितना फायदा है, इसके वजह से ही केम इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। आप यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, सेकेंड टाइम आके ही केम टू इंडिया इन 1501 एट कन्नौर। वास्को ड गामा सेटअप है सेकेंड ट्रेडिंग फैक्ट्री। यहाँ पे आके क्या हुआ, एक ट्रेडिंग फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया, कब, 1501 में। अब उसके बाद हम देखेंगे पोर्चुगीज के कमर्शियल सेंटर्स के बारे में। कमर्शियल सेंटर्स मतलब वाणिज्यिक केंद्र। आप यहाँ पे देखिए 1503 में फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री सेटअप हुआ कोचिन में। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कब इनका फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुआ, ऐसा नहीं पूछेगा, दे विल आस्क स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। 1503 में क्या हुआ, फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया, कहाँ पे, कोचिन में। उसके बाद 1505 में क्या हुआ, सेकेंड फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई, कहाँ पे, कन्नौर में। कन्नौर में सेकेंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ, कब, 1505 में। उसके बाद कालीकट, कोचिन, कन्नौर एंड कोल्लम बिकम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पोर्चुगीज। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, कन्नौर, कालीकट, कोचिन, ये जो इलाका है इनका ट्रेडिंग सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है। अब इसके बाद फिटोरियस इसको कहते हैं, जो भी ट्रेडिंग पॉइंट है पोर्चुगीज के, इनको कहते हैं फिटोरियस। और आर्मडास किसको कहते हैं, जो भी इनके ट्रेडिंग आउटपोस्ट है इनको कहते हैं आर्मडास। फिटोरियस किसको बोलते हैं, ट्रेडिंग पॉइंट से जिसके भी पोर्चुगीज के, इसको कहते हैं फिटोरियस। और जो भी ट्रेडिंग आउटपोस्ट है इसको कहते हैं आर्मडास। उसके बाद पोर्चुगीज ने यहाँ पे दो चीजों के लिए आए थे, पोर्चुगीज मेनली यहाँ पे दो चीजों के लिए आए थे। पहला है पेपर, दूसरा है सिनामोन। इन दोनों चीजों के लिए मेनली यहाँ पे आए थे। उसके बाद यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, एस्टोडो डा इंडिया फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, एस्टोडो डा इंडिया। इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे इंडिया के रीजन से दैट वर पार्ट ऑफ द पोर्चुगीज, जो भी इंडियन रीजन से दैट वर पार्ट ऑफ द पोर्चुगीज, इसको कहते हैं एस्टोडो डा इंडिया। अब यहाँ पे फिर से एक बार सब कुछ एक बार बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, वास्को डा गामा सेकेंड विजिट हुआ। पहला विजिट कब हुआ, 1498 में। सेकेंड विजिट कब हुआ, 1501 में। अब इनको पता हुआ कि डायरेक्ट ट्रेड करने में कितना फायदा है, इसलिए इन्होंने इंडिया को आए फिर से, कब, 1501 में। और आके क्या किया, इन्होंने सेकेंड ट्रेडिंग फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया, कहाँ पे, कन्नौर में। उसके बाद क्या हुआ, कमर्शियल सेंटर्स यहाँ पे धीमे धीमे एस्टेब्लिश होने लगे। 1503 में इनका पहला फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, कोचिन में। 1505 में इनका दूसरा फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, कन्नौर में। और कालीकट, कोचिन, कन्नौर एंड कोल्लम इनके ट्रेडिंग सेंटर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। उसके बाद इन्होंने फिटोरियस मतलब जो भी इनके ट्रेडिंग पॉइंट है पोर्चुगीज के, इसको कहते हैं फिटोरियस। जो भी इनके ट्रेडिंग आउटपोस्ट है इसको कहते हैं आर्मडास। उसके बाद पोर्चुगीज दो चीजों के लिए मेनली इंडिया को आए हैं, वो है, एक है पेपर, दूसरा है सिनामोन। और यहाँ पे एस्टोडो डा इंडिया फॉर्म हुआ, वो है जो भी रीजन से इंडिया के दैट वर पार्ट ऑफ द पोर्चुगीज। आपको ये सब कुछ पता हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से गवर्नर आए और क्या एस्टेब्लिश किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे पोर्चुगीज गवर्नर्स के बारे में। सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 1505 टू 1509। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्चुगीज के जो राजा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को यहाँ पे बुलाया और फरमाया था कि आप 3 साल के लिए यहाँ पे गवर्नर बन सकते हैं, कहाँ पे, इंडिया में। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है कि आप जो भी काम करेगा वो नेशन को प्रॉफिट होना चाहिए। इसके वजह से इन्होंने क्या हुआ, ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। ब्लू वाटर पॉलिसी आल्सो नोन एज द कार्टर सिस्टम। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखिए, दिस इज इंडिया, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे वाटर है। जो इंडिया इज सराउंडेड बाय द 3 साइड्स ऑफ वाटर। आप यहाँ पे क्या हुआ, जो भी शिप इंडियन ओशन से गुजरेगा उसको लेना पड़ेगा लाइसेंस। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस को लेना पड़ेगा। जो भी शिप यहाँ पे लाइसेंस नहीं लेगा उनके ऊपर वार करेगा या उस शिप को डिस्ट्रॉय करेगा। दिस इज कॉल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। इनका जो फेमस कोट ये है कि जब तक आप इंडियन ओशन को हैंड ओवर में करेगा तब तक इंडिया आपका है। सो दिस इज द कोट ऑफ द फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद हम देखेंगे अल्फोंसो के बारे में। 1509 टू 1515 इनको बनाया गया है गवर्नर।
उसके बाद ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज गवर्नर। क्यों इसको बोला जाता है रियल फाउंडर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ही एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर एट कोचिन, कोचिन में इनका हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया, किसका, पोर्चुगीज का। उसके बाद अलबुर्की कांकर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। सुल्तान ऑफ बीजापुर कौन है उस टाइम पे, आदिल शाह, इनको डिफीट किया और गोवा को कैप्चर कर लिया था कौन, अलबुर्की ने, कब, 1510 में। उसके बाद अंडर हिम पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे परमिट सिस्टम को भी एस्टैब्लिश किया कौन, अलबुर्की ने। उसके बाद हुगली बलासुर में इनका ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया कौन, अलबुर्की ने। उसके बाद द मेन थिंग इज ही अबॉलिश्ड सती। इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है, सती को क्यों एबॉलिश किया। जो भी यहाँ पे विडो हिंदू है या मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स में यहाँ पे सती नहीं होगा, लेकिन जो भी विडो मुस्लिम है इनके साथ क्या होगा, जो भी पोर्चुगीज मैन है इनको प्रोत्साहित करेगा, जाओ अब जाके विडोज जो भी हिंदू मुस्लिम से इनको शादी करो और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करो। सो दिस इज द मोटो ऑफ द अलबुर्की। यहाँ पे इस वाले सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट ला चुका है कौन, अलबुर्की ने। अब हम डिस्कस करेंगे द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट गवर्नर के बारे में, वो है निन्हाडा कुन्हा। इन 1529 टू 1538 इनके बीच में इन्होंने गवर्नर बन चुके हैं, कहाँ पे, इंडिया में। ही शिफ्टेड हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा। कोचिन पहले कौन यहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया था, अल्फांसो ने। उसके बाद गोवा को शिफ्ट किया कौन, नीना ने। उसके बाद 1961 तक गोवा किसका कैपिटल बन चुका है, पोर्चुगीज का कैपिटल बन चुका है एंड आल्सो द हेडक्वार्टर। उसके बाद बहादुर शाह ऑफ गुजरात कॉन्फ्लिक्ट विद हुमायून secured help from the Portuguese by ceding the island of the Bessin। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द मुगल एम्पायर। आप समझिए ये सब मुगल एम्पायर है। यहाँ पे एक हिस्सा है, वो है क्या, गुजरात। यहाँ पे एक हिस्सा है गुजरात। इसका जो रूलर है कौन है, बहादुर शाह। इसका रूलर कौन है, बहादुर शाह। और यहाँ के जो बाकी जो रूलर है, यहाँ पे किंग कौन है, किंग जो है हुमायून। किंग कौन है, हुमायून इज द किंग। आप यहाँ पे देखिए, आप बहादुर शाह और हुमायून के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। आप इनको पता चला है कि वार हो सकता है किसके ऊपर, बहादुर शाह के ऊपर। आप बहादुर शाह ने हेल्प पूछा है किसको, पोर्चुगीज के जो गवर्नर है नीना को। और नीना ने बोला मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। और बहादुर शाह ने बोला कि मैं आपको बसन दे दूंगा। क्या दूंगा, बेसन आपको दे दूंगा। चलो ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा। इन दोनों ने मिलकर इनके ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्मी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। इसको देखे हुमायूं ने यहाँ पे इतना बड़ा वार नहीं चला। सो द वार इज ड्रॉ, वार यहाँ पे ड्रा हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, नैना ने बहादुर शाह के पास गए थे, मुझे बेसन वापस दो। लेकिन बहादुर शाह ने बोला यहाँ पे कोई वार ही नहीं हुआ, मैं क्यों आपको बेसन दूंगा। सो यहाँ के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहादुर शाह और नीना के बीच में। उसके बाद क्या किया बहादुर शाह ने, उसके बाद 1537 में नीना ने एक पार्टी में बुलाया था किसको, बहादुर शाह को। आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे शामिल होइए। बहादुर शाह उस पार्टी में गए थे और उस शिप में बहादुर शाह का मर्डर हुआ था। कौन करे थे, नीना ने। उसके बाद बेसन किसके हैंडओवर में गया था, नीना के हैंडओवर में गया था, जो है पोर्चुगीज के हैंडओवर में। आप यहाँ पे एक ट्रिक समझ लिए, यहाँ पे ट्रिक है फैन। आप यहाँ पे 3 गवर्नर्स बने थे पोर्चुगीज के तरफ से। आप यहाँ पे आसानी से इनका नाम को याद रख सकते हैं। एफ का मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, ए का मतलब अल्फांसो अलबुर्की, एन का मतलब क्या है, निन्होडा कुन्हा। आप यहाँ से आसानी से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे इवेंट है इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फ्रांसिस्को ने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था, इनको गवर्नर बनाया था 3 साल के लिए। उसके बाद अल्फांसो ने यहाँ पे कोचिन को हेडक्वार्टर बनाया, अब सती को अबॉलिश किया। उसके साथ साथ इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर को कैप्चर कर लिया, गोवा को। उसके बाद नीना ने क्या किया, हेडक्वार्टर्स को चेंज किया, इन्होंने शिफ्ट किया गोवा को। उसके बाद बेसन को हासिल किया। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द पोर्चुगीज गवर्नर। अब हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ पोर्चुगीज के बारे में, और वी कैन से टाइमलाइन ऑफ पोर्चुगीज। जितने भी इवेंट्स चले हैं इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस दैट केम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ये बात तो सही है, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पोर्चुगीज ने पहले आए थे यहाँ पे इंडिया को। उसके बाद फॉर प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल फाइंडिंग एन ओशियन रूट टू इंडिया हैड बिकम अ ऑब्सेशन। राजा ने किसको बुलाया, हेनरी को, और फरमाया था कि मुझे एक नया सी रूट चाहिए यूरोप से लेके इंडिया तक। हेनरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके डेथ की वजह से इन्होंने यहाँ पे कुछ भी रूट इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद 1497 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास साइन हुआ। जो भी यहाँ पे ईस्ट वाला रीजन है वो किसको जाएगा, पोर्चुगल को, और वेस्ट वाला रीजन किसको जाएगा, स्पेन को। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
1498 में क्या हुआ, वास्को डे गामा रीच्ड कालीकट इन इंडिया, किसके मदद से, अब्दुल मजीद नामक एक गुजरात संचालित के जरिए से कहाँ पे पहुंचे, इंडिया को। उसके बाद 1500 में क्या हुआ, पेड्रो अल्वास कैब्रल ने, एक कौन है, एक नेवल कमांडर है, क्या डिस्कवर किया, ब्राजील को। उसके बाद क्या हुआ, ही केम टू इंडिया एंड आल्सो गॉट फ्रेंडशिप सपोर्ट फ्रॉम राजास ऑफ कोचिन एंड कन्नौज। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे बाकी इवेंट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे 1505 के बारे में। इसमें क्या होगा, पोर्चुगल अपॉइंटेड फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया एज ए गवर्नर टू कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया। ब्लू वाटर पॉलिसी वाज द विजन ऑफ अल्मीडिया। यहाँ पे क्या हुआ, 1505 में पोर्चुगल के जो राजा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया को बुलाया और फरमाया था कि आप 3 साल के लिए यहाँ पे गवर्नर बन सकते हैं, कहाँ पे, इंडिया में, और जो चाहे आप कर सकते हैं, जैसे ट्रेड, फैक्ट्री, या आप पॉलिसीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अल्मीडिया ने क्या एस्टैब्लिश किया, यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इसका रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी आल्सो नोन एज द कार्टर सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का लाइसेंस सिस्टम है, जो भी इंडियन शिप्स में, जो भी इंडियन ओशन में जो भी शिप जाएगा उस शिप को लेना पड़ेगा लाइसेंस। जो भी लोग लाइसेंस नहीं लेते उनके ऊपर वार करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा उस शिप को। उसके बाद 1509 में अल्मीडिया बिकम द फर्स्ट पोर्चुगीज टू सेट सेल इन बॉम्बे। ही डिफीटेड द कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात, इजिप्ट एंड जमोरिन। इन तीनों को डिफीट किया कौन, अल्मीडिया ने। कब, 1509 में। उसके बाद 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुर्की सक्सीडेड अल्मीडिया। ही सेक्यूर्ड फॉर पोर्चुगल द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ द इंडियन ओशियन। ही कैप्चर गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। यहाँ पे देख सकते हैं बीजापुर, यहाँ पे जो रूलर है आदिल शाह, सुल्तान ऑफ बीजापुर का रूलर कौन है, आदिल शाह। इनको डिफीट करने के बाद गोवा को कैप्चर कर लिया कौन, अल्फोंसो डी अल्बुर्की ने। कौन से टाइम में, 1510 में। उसके बाद 1513 में नीनो डा कुन्हा ने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया, कहां से, कोच्चिन से लेके गोवा तक। टिल 1961 पोर्चुगीज का जो हेडक्वार्टर है वो गोवा बन चुका है। यहां तक आपको समझ में आया होगा होपफुली। उसके बाद 1535 में पोर्चुगीज टू कंट्रोल ओवर डायू। डायू को कैप्चर कर लिया था कौन, पोर्चुगीज ने। 1559 में दामन को भी कैप्चर कर लिया कौन, पोर्चुगीज ने। 1579 में हुगली रिवर के पास इनका ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया कौन, पोर्चुगीज ने, 1579 में। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ द डायू, दिस इज द लोकेशन ऑफ द दामन। जितने भी पोर्चुगीज ने यहाँ पे, जो भी यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया, वो सारा ये इलाका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस रीजन, यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ तक इन्होंने सारा कैप्चर कर लिया कौन, पोर्चुगीज ने। अब हम डिस्कस करेंगे इनका फॉल होने के रीजंस क्या है, ये कैसा फॉल हुआ, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फॉल ऑफ पोर्चुगीज के बारे में। इसका जो मेन रीजन है वो है कंपटीशन ज्यादा हुआ। क्या हुआ, कंपटीशन ज्यादा हुआ। यहाँ पे डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, इसके वजह से इनका डिक्लाइन होने का रीजन बना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1596 में पोर्चुगीज वर डिफीटेड बाय द डच एंड हैड टू गिव अप देयर पोजीशन इन द साउथ ईस्ट एशिया। डच ने किसको डिफीट किया, पोर्चुगीज को। जो भी इनका साउथ ईस्ट एशिया वाला पोजीशन है इसको हैंड ओवर किया कौन, पोर्चुगीज ने। कब, 1596 में। उसके बाद 1612 में ब्रिटिश डिफीटेड बाय द पोर्चुगीज इन सूरत एंड एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री। ब्रिटिश ने डिफीट किया किसको, पोर्चुगीज को। कहाँ पे, सूरत में, और वहां पे उनका फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया। 1632 में मुगल सीज ऑफ हुगली। मुगल ने क्या सीज किया, हुगली को। यहाँ पे क्या है, हुगली में इनका ट्रेडिंग सेंटर है, इसका पोर्चुगीज का ट्रेडिंग सेंटर है, कहाँ पे, हुगली में। अब इसको सीज किया कौन, मुगल्स ने, 1632 में। 1641 में मलाका फोर्ट को भी कैप्चर कर लिया कौन, डच ने। 1663 में मलाबार कोस्ट को भी कैप्चर कर लिया था कौन, डच ने। 1739 में मराठास को कैप्चर कर लिया सलेस्ते एंड बेसेन फ्रॉम द पोर्चुगीज। पोर्चुगीज के जो मेन इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग सेंटर है, एक है सलेस्ते एंड बेसेन, इसको कैप्चर कर लिया था कौन, मराठास ने। बेसेन को कहां से कैप्चर कर लिया था पोर्चुगीज ने, मोहम्मद शाह, आपको याद है, मोहम्मद शाह। निन्होडा कुन्हा ने, जो थर्ड गवर्नर है, यहाँ से इनके पास से यहाँ पे बेसेन हासिल किया, लेकिन मराठास ने यहाँ से हासिल किया कौन, मराठास ने, 1739 में। दिस इज हाउ द डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज हैपेंड बाय ईयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल को, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ पोर्चुगीज। इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार आप वीडियो को पास करके एक बार पढ़ लीजिए। ऑलमोस्ट आई कवर्ड ऑल द मैटर्स। यहाँ पे देखिए, वास्को डे गामा के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, पेड्रो के बारे में, फ्रांसिस्को बारे में, अल्फोंसो के बारे में, नीनो के बारे में, इन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। जो भी इन्होंने वर्क किया है,
जो भी इसका आउटपुट है, सिग्निफिकेंस है, इनके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए। ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे फेवरेबल कंडीशंस फॉर दी पोर्चुगीज। ऐसा क्या कंडीशंस है जो पोर्चुगीज के साथ फेवर में है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीजन फॉर फेल्यूर, यहाँ से डिक्लाइन होने का कारण क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द पोर्चुगीज। ऐसे क्या कंडीशंस है जो पोर्चुगीज के फेवर में है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके अप्रोच के बारे में। इनका इनिशियल प्लान क्या है? टू स्प्रेड द रिलीजन को स्प्रेड करना और उसके साथ मोनोपोली को स्थापित करना बिजनेस में। मोनोपोली को स्थापित करना कहाँ पे? ट्रेड में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैरीटाइम के बारे में। इनके पास एक्सेलेंट शिप्स है, बेहतरीन शिप्स है और उसके साथ साथ कमांडर भी बेहतरीन मौजूद है इनके पास। उसके बाद हम देखेंगे बैकवर्डनेस ऑफ द अरब वर्ल्ड ड्यू टू स्केरसिटी ऑफ फूड। वुड का स्केरसिटी होने के कारण इजिप्ट और मिडिल ईस्ट में शिप्स बिल्ड नहीं हो सके, इसके वजह से कोई कंपटीशन पोर्चुगीज को नहीं हुआ, इसके वजह से आसान से इनका काम हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे नो चाइनीज फियर। यहाँ पे चाइनीज भी यहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसके वजह से इनका काम और आसानी से बढ़ चुका है। उसके बाद हम देखेंगे स्किल्ड। देवर स्किल्ड नेविगेटर्स, ट्रेडर्स, गवर्नर्स जैसे यहाँ पे अल्मीडिया, अल्फांसो, नीना, इन सभी के बारे में आपको पता चुका है क्योंकि इनके पास बेहतरीन गवर्नर्स है। जैसे नेविगेटर्स, हेनरी के बारे में, डयास के बारे में, वास्को डी गामा के बारे में, इन सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ। इन्होंने कौन सा सी रूट इस्तेमाल किया, इनके पास इतना बेहतरीन है, इसका वजह से इनका काम काफी आसान हो चुका है। उसके बाद मिलिट्री, इनके पास बढ़िया मिलिट्री हुआ करता, इसके वजह से इन्होंने काफी आसानी से सुल्ताना बीजापुर को हासिल किया। इन सभी रीजन्स को आसानी से हासिल हुआ। यहाँ तक इनके फेवरेट कंडीशंस के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे इनके फेल्यूर्स के बारे में, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज। ऐसा क्या कारण है पोर्चुगीज यहाँ से डिक्लाइन होने का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ लीडरशिप ऑफ पोस्ट अल्बुर्की। अल्बुर्की के बाद ऐसा जो पावरफुल गवर्नर नहीं आया, इसके वजह से डिक्लाइन हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1509 to 1515, यहाँ पे गवर्नर कौन है? अल्बुर्की। 1529 to 1538, यहाँ पे कौन है गवर्नर? नीनो ने। इनके बाद कोई पावरफुल गवर्नर नहीं आया, इसके वजह से वो डिक्लाइन हुआ। उसके बाद डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो गवर्नर थे इनके वेजेस या सैलरी बहुत कम है, इसके वजह से इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया टू डेवलप द नेशन। उसके बाद हम देखेंगे करप्ट ऑफिशियल्स। जो भी यहाँ पे गवर्नर बन चुके हैं 1540 के बाद, यहाँ पे सब लोग करप्ट हो चुके हैं, इसके वजह से ये भी एक डिक्लाइन है पोर्चुगीज का। उसके बाद हम देखेंगे रिलीजियस पॉलिसीज। जो इनका इनिशियल प्लान क्या है? यहाँ पे रिलीजन को स्प्रेड करना और ट्रेड करना। रिलीजन को स्प्रेड करने के चक्कर में इन्होंने गोवा में जो भी हिंदू टेम्पल्स है इसको डिस्ट्रॉय किया, इसके वजह से पीपुल को काफी नाराज हुआ। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज। उसके बाद हम देखेंगे राइज ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर भी राइज होने का एक कारण है, इसके वजह से पोर्चुगीज डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उस वक्त अकबर ने ज्यादा से ज्यादा पोर्चुगीज के जो शिप्स है, जो भी इनके रीजन से कैप्चर कर लिया था। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ डच एंड इंग्लिश। अब कंपटीशन बनने लगा और ज्यादा, यहाँ पे कौन आए थे? डच और इंग्लिश यहाँ पे कंपटीशन बनने लगे, इसके वजह से पोर्चुगीज को डिक्लाइन होने का कारण हुआ। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। जो मेन वो रीजन है, ब्राजील यहाँ पे डिस्कवर किया कौन? अल्वर्ज ने। सो इनका जो भी इंटरेस्ट है बनने लगा कहाँ पे? ब्राजील के ऊपर। सो दिस इज द रीजन फॉर द डिक्लाइनेशन ऑफ द पोर्चुगीज। यहाँ पे मैं सब कुछ बता चुका हूँ, इसके बारे में जल्द से जल्द एक बार रिवाइज करेंगे। रीजंस क्या है जो पोर्चुगीज का डिक्लाइन होने का कारण? एक है अल्बुर्की के बाद जो भी पावरफुल गवर्नर्स नहीं आए, इसके वजह से वो डिक्लाइन हुआ। दूसरा क्या है? डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट। इनके जो वेजेस है गवर्नर्स के काफी कम है, इसके वजह से वो डिक्लाइन हुआ। तीसरा रीजन क्या है? करप्ट ऑफिशियल्स। जो भी गवर्नर्स यहाँ पे बन चुके हैं देवर करप्ट। उसके बाद हम देखेंगे इनका मिलिट्री के बारे में। इनका मिलिट्री बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद हम देखेंगे इनके राइज ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में। यहाँ पे मुगल का राइज होने का भी एक कारण है। उसके बाद डच और इंग्लिश के साथ कंपटीशन ज्यादा बनने लगा, उसके वजह से डिक्लाइन हुआ। एंड फाइनली ब्राजील यहाँ पे डिस्कवर करने की वजह से इनका इंटरेस्ट कहाँ पे बनने लगा? ब्राजील के ऊपर बनने लगा। सो दीज आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया। ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया पोर्चुगीज ने इंडिया में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के बारे में। लेक्सिकॉन एंड मेडिकल नॉलेज कौन इंट्रोड्यूस किया? ग्रेसिया ड ऑटा ने इसको इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पे? भारत में 1563 में। उसके बाद हम टोबैको कल्टीवेशन को भी इंट्रोड्यूस किया
पोर्चुगीज ने, कहाँ पे, इंडिया में। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस को भी एस्टाब्लिश किया गोवा में 1556 में। उसके साथ साथ आर्किटेक्चर को भी एस्टाब्लिश किया, कहाँ पे, डेक्कन रीजियन में। फॉर एग्जाम्पल मानुस्क्रिप्ट बिल्डिंग्स, ये बहुत फेमस है, कहाँ पे, डेक्कन रीजियन में। सो दीज आर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पोर्चुगीज, कहाँ पे, इंडिया में। नाउ टाइम टू रिवाइज। जितने भी टॉपिक्स पोर्चुगीज के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके बारे में जल्द से जल्द एक बार रिवाइज करेंगे। 1497 में क्या हुआ, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसुला साइन हुआ। इसमें क्या होगा, ईस्ट वाला रीजन जाएगा पोर्चुगीज को और वेस्ट वाला रीजन जाएगा किसको, स्पेन को। उसके बाद 1498 में क्या हुआ, वास्को डा गामा डिस्कवर किया इंडिया को, किसके हेल्प से, अब्दुल मजीद नामक एक गुजरात संचालित के जरिए से। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने डिस्कवर किया किसको, इंडिया को। और यूरोप को जाते वक्त इन्होंने कमाया 60 टाइम्स। और उसके बाद 1500 में क्या हुआ था, अल्वार्स कैब्रल ने यहाँ पे डिस्कवर किया किसको, ब्राजील को। उसके साथ साथ जो भी लोकल रूलर थे इंडिया के, कोचिन और कन्नौर के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया। उसके बाद 1505 में क्या हुआ था, अल्मीडिया ने यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे गवर्नर बन चुके हैं। यहाँ पे एक पॉलिसी अडॉप्ट चुका है, वो है ब्लू वाटर पॉलिसी। यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब एक तरह का लाइसेंस सिस्टम है। इसमें क्या होगा, जो भी लोग शिप्स इंडियन ओशन से गुजरते हैं इनको लेना पड़ेगा लाइसेंस। जो भी शिप्स नहीं लेते लाइसेंस, उनके ऊपर वार होगा या उस शिप को डिस्ट्रॉय करेगा। 1509 में क्या हुआ था, गुजरात, इजिप्ट एंड जमोरिन को डिफीट किया, कौन, पोर्चुगीज ने। 1510 में क्या हुआ था, अल्बुर्की सक्सीडेड इन अल्मीडिया। अल्बुर्की ने यहाँ पे क्या गवर्नर बन चुके हैं। उसके बाद इन्होंने सुल्ताना बीजापुर को हराया। उसके बाद गोवा को कैप्चर कर लिया था। सुल्ताना बीजापुर उस वक्त के लिए कौन है, आदिल शाह। इनको हराया और गोवा को कैप्चर कर लिया था कब, 1510 में। 1530 में यहाँ पे गवर्नर बन चुके हैं नीनो डा कुन्हा। इन्होंने क्या किया, हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया कोचिन से लेके गोवा तक। टिल 1961 गोवा इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोर्चुगीज। उसके बाद 1535 में क्या हुआ था, डायू को कैप्चर कर लिया था कौन, पोर्चुगीज ने। 1559 में डामन ने कैप्चर कर लिया था कौन, पोर्चुगीज ने। 1579 में हुगली के पास एक ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया, कौन, पोर्चुगीज ने। उसके बाद इनका फॉल ऑफ पोर्चुगीज होना शुरू होगा। 1596 में क्या होगा, डच ने हराया किसको, पोर्चुगीज को। जो भी इनका साउथ ईस्ट एशिया वाला पोजीशन है इसको कैप्चर कर लिया था कौन, डच ने। 1612 में क्या होगा, ब्रिटिश ने डिफीट किया किसको, पोर्चुगीज को। कहाँ पे, सूरत में। वहां पे उनका ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया उनका ट्रेडिंग फैक्ट्री। 1632 में क्या हुआ, मुगल ने सीज किया किसको, हुगली के पास इनका ट्रेडिंग सेंटर है, इसको सीज किया कौन, मुगल्स ने। 1641 में क्या हुआ था, इनके जो डच ने क्या किया था, उनका जो मलाका कोट है इसको कैप्चर कर लिया था कौन, डच ने। उसके बाद 1663 में क्या हुआ, मलाबार फोर्ट को भी कैप्चर कर लिया था कौन, डच ने। 1739 में क्या हुआ था, मराठास ने कैप्चर कर लिया था इनका सेलेस्टेन और बेसेंट को, किसको, सेलेस्टे एंड बेसेंट को। इसको कैप्चर कर लिया था कौन, मराठास ने। बेसेंट किसके साथ हासिल हुआ था, मोहम्मद शाह, कौन गवर्नर थे उस वक्त, निनोडा कुन्हा के बारे में जो ट्रीटी साइन हुआ इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक इनका जो भी पोर्चुगीज के बारे में आप राइज एंड फॉल के बारे में सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में जाएंगे, वो है डच के बारे में। उससे जाने के पहले वी विल सॉल्व सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यूज ऑफ मोबाइल कैनल्स इन वॉरफेयर और तीसरा ऑप्शन क्या है, कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। अब क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर गौर कीजिए। विच ऑफ द अबव वाज वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय इंग्लिश। यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, इसके बारे में क्वेश्चन है। लेकिन मैं सिर्फ आपको पोर्चुगीज के बारे में आपके पास डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ब्रिटिश के पास अभी शुरू हम नहीं किया। लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल इसलिए किया हूँ कि कल्टिवेशन ऑफ टोबैको को कौन इंट्रोड्यूस किया, पोर्चुगीज ने। इसके वजह से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज होगा, इसके वजह से यहाँ पे मैं आपको शामिल यहाँ पे कर चुका हूँ। आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जो भी इंग्लिश यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पे बोलने का स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, जो भी पर्टिकुलर सॉइल को जो भी क्रॉप सूट होगा वो यहाँ पे आप प्रोड्यूस करिए। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, इसके ऑपोजिट किया है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। उसके बाद मोबाइल कैनल्स इन वॉरफेयर, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कभी भी मोबाइल कैनल्स को इस्तेमाल नहीं किया। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कल्टिवेशन ऑफ टोबैको को प्रोड्यूस किया कौन, पोर्चुगीज ने। इसके वजह से दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ दिस इज द राइट करेक्ट आंसर। हम एक पीवाईक्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। 2013 से लेके 2023 तक सारे पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। जितना डिटेल से हम सारा 2013 से लेके 2023 तक सारा पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको और डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ यूपीएससी विल फ्रेम द क्वेश्चंस।
यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू दी पोर्चुगीज टॉपिक को। यहाँ पे जो भी पूछेगा दे विल आस्क रिलेटेड टू दी स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, और दूसरा पूछेगा टाइमलाइन के बराबर। पूरा क्वेश्चन देगा और लास्ट में जो टाइमलाइन है उसको चेंज करेगा। दे विल आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे विल चेंज द पर्टिकुलर पीरियड एंड दे विल फ्रॉम द स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू द पोर्चुगीज। और यहाँ पे जो मेंस का मामला होगा वो है कि यहाँ पे पूछ सकता है कि पोर्चुगीज और ब्रिटिश के बीच में इनके रिलेशनशिप या इनके जो भी इनके डिफरेंसेस है, इनका रूल कैसा है या इनका रूल कैसा है, इसके बारे में दे कैन आस्क द डिफरेंसेस। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंस में। लेकिन हमारा कैसा जो थिंक होना चाहिए, हमारा जो अप्रोच कैसा होना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी में 3 तरह के होते हैं। एक है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा क्या है, इंटरव्यू। इतना तो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पे आप सपोज फॉर एग्जांपल पोर्चुगीज का टॉपिक है, यहाँ पे आप इसको एक फ्लो चार्ट बना लिए। इस पोर्चुगीज के टॉपिक को यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट बना लिया। इसके सारे डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हैं। अब सपोज इसके 5 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन में मैं लिखूंगा इसका रीजन्स फॉर इंडिया। जो भी रीजन है इंडिया को चूज करने के लिए, इसके बारे में मैं इस सारे इसमें लिखूंगा, इसको कैटेगराइज करूंगा और इस फील्ड में मैं लिखूंगा कितने डायमेंशन है इंडिया को चूज करने के लिए। दूसरे उसमें मैं ये लिखूंगा कि इनका डिक्लेन होने का रीजंस क्या है इंडिया से। और तीसरे में मैं लिखूंगा जो भी गवर्नर्स है इनके बारे में मैं यहाँ पे लिखूंगा। और फोर्थ डायमेंशन में मैं ये लिखूंगा इनके कौन से सी रूट इस्तेमाल किया टू रीच इंडिया, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद इनका राइज एंड फॉल टाइम इवेंट के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब होगा 5 इवेंट। आप इस सारे पेपर में, एक पेपर में सारे डायमेंशन कवर करें। आप यहाँ पे देखिए ऐसा का डायमेंशन कवर करिए। और सपोज फॉर एग्जांपल राइज ऑफ पोर्चुगीज के बारे में आप टाइमलाइन को सेट करना है। आप ऐसा टाइमलाइन सेट करिए 1415 में क्या हुआ, 1498 में क्या हुआ, 1500 में क्या हुआ। ऐसा हर एक भी उसके ऊपर पर्टिकुलर ईयर में कौन सा इवेंट चला है, इसके उसमें यहाँ पे डायमेंशन में सारा टॉपिक कवर करिए। अब यहाँ पे जो भी टॉपिक यहाँ पे आप यहाँ पे सब डिवाइड किया, जो भी डायमेंशन यहाँ पे कवर हुआ, आप इसको रिलेट कीजिए प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बारे में आपको एक आइडिया होना जरूरी है। आप फॉर एग्जांपल पोर्चुगीज के टॉपिक के बारे में सारे डायमेंशन हम कवर कर चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, दे हैव बीन आस्क्ड अबाउट दिस स्टेटमेंट क्वेश्चन। एक तो स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है और टाइमलाइन क्वेश्चन। आप यहाँ पे मेंस में देख सकते हैं दे कैन आस्क द रिलेशन बिटवीन दी पोर्चुगीज एंड ब्रिटिश, पोर्चुगीज एंड अदर रिलेटेड ब्रिटिश एम्पायर। जो भी डच हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में क्या पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा रीजंस के बारे में। यहाँ पे कौन सा डिक्लेन होने का रीजंस क्या है, इनके बीच में जो ब्रिटिश और पोर्चुगीज के बीच में ऐसा क्या फर्क है, ब्रिटिश यहाँ पे सक्सेस क्यों हुआ, ब्रिटिश यहाँ पे क्यों सक्सेस हुआ, इसके बारे में दे कैन आस्क द क्वेश्चन। सो जो भी टॉपिक पढ़ा है इसके 3 प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों से रिलेट कर लीजिए उस टॉपिक को, कौन से चांसेस यहाँ पे ज्यादा है पूछने के लिए। सो दिस इज हाउ आवर अप्रोच शुड बी। एक पेपर में सारा का आपका यहाँ पे क्या होगा, पोर्चुगीज का सारा डायमेंशन आपको एक पेपर में लिखना पड़ेगा। उसको प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे डच के बारे में। सेकेंड यूरोपियन हु केम टू इंडिया, दूसरे यूरोपियन कौन है, डच है। कहाँ पे पहुंचे, इंडिया को। आप यहाँ पे देखिए स्टोरी 1596 में यहाँ पे कौन पहुंचे इंडिया को, विजिट सुमात्रा एंड बंतम ने यहाँ पे इंडिया को पहुंचे। और यहाँ पे क्या हुआ 1602 में इनके राजा ने इनको परमिशन दिया, आप इंडिया में जा सकते हो, वहां पे ट्रेड कर सकते हो और खूब सारा पैसा कमाइए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कौन सा सी रूट इस्तेमाल किया, नेदरलैंड से लेके केप ऑफ टाउन तक, उसके बाद इन्होंने जकार्ता तक, यहाँ तक इन्होंने एक रूट इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पे इंडिया में कौन है, ऑलरेडी पोर्चुगीज वर देयर इन इंडिया। इसके वजह से डच ने क्या किया, इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज को यहाँ पे फोकस किया। 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज, पहला है इंडिया, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इन तीनों कंट्रीज के ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और इन्होंने 1602 में परमिशन लिया उनके राजा के साथ, और यहाँ से उनका जर्नी शुरू होगा। अब हम डिस्कस करेंगे डच फैक्ट्रीज इन इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं
1602 में इनको परमिशन दिया गया है और 1605 में यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? मसलीपट्टनम में। उसके बाद पुलिकट में, सूरत में, भीमलीपट्टनम, करिकाल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बरांगौर, पाटना, बलासुर, नागपट्टनम एंड कोच्चिन, यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किया ईस्ट कोस्ट में और वेस्टर्न कोस्ट में। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, दीज आर दी लोकेशन ऑफ दी फैक्ट्रीज, कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनका डिक्लेनेशन के बारे में। यहाँ से डच ने जल्द से डिक्लेन हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पोर्चुगीज यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। इसके वजह से इनका इंटरेस्ट भी डच का ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में नहीं हुआ क्योंकि इनका इंटरेस्ट कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। इसलिए यहाँ से जल्द यहाँ पे डिक्लेन हुआ। कौन? डच ने। कमर्शियल इंटरेस्ट ले इन इंडोनेशिया। द डच वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया, देयर कंसर्न वाज ट्रेड। यहाँ पे इंडिया को आने के लिए जो मेन मकसद क्या है? ट्रेड करने के लिए। इन्होंने कोई यहाँ पे एम्पायर बिल्ड करने के लिए नहीं आया। इसके वजह से यहाँ से जल्द डिक्लेन हुआ। कौन? पोर्चुगीज ने। दूसरा है एंग्लो डच वार। यहाँ पे डच को एक भारी नुकसान हुआ, एक ज्यादा नुकसान हुआ, इसके वजह से वो डिक्लेन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे बेदरा बैटल। इस बैटल में बहुत कोशिश की डच ने, लेकिन ब्रिटिश ने इनको हरा दिया। इसके वजह से यहाँ पे उसके बाद पूरा का पूरा डच यहाँ से डिक्लेन हुआ। ये कारण है। यहाँ पे पहला कारण क्या है? ज्यादा इंटरेस्ट इंडोनेशिया के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया। दूसरा रीजन क्या है? एंग्लो डच राइवलरी में डच को काफी नुकसान हुआ, इसके वजह से वो डिक्लेन हुआ। तीसरा रीजन क्या है? बेदरा बैटल में बहुत कोशिश की, लेकिन डच ने यहाँ पे ब्रिटिश ने यहाँ पे डच को डिफीट किया। इसके वजह से पूरा का पूरा यहाँ पे डिक्लेन हुआ। किसका? डच का। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स क्वेश्चन के बारे में। द डच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयरहाउसेस ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड लैंड्स ग्रांटेड बाय द गजपति रूलर्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? अल्फांसो अल्बुर्की ने कैप्चर कर लिया गोवा को बीजापुर सुल्तानात से। तीसरा ऑप्शन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश किया फैक्ट्री को मेड्रास ऑन द लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, डच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज। यहाँ पे हमको दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। एक है गजपति रूलर्स, दूसरा ऑप्शन है डच। यहाँ पे डच कब एस्टैब्लिश हुआ? 1602 में। और कब फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुआ? 1605 में। लेकिन गजपति रूलर्स कब एंड हुआ? 1532 में। सो इसके वजह से कोई इनकी आवश्यकता नहीं है लैंड लीज करने के लिए या ईस्ट कोस्ट एंड लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गजपति रूलर्स। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। दूसरा क्या है? अल्फांसो अल्बुर्की ने कैप्चर कर लिया गोवा को फ्रॉम सुल्ताना बीजापुर कब? 1510 में। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो दिस ऑप्शन इज राइट। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में मैं आपको अभी डिस्कस नहीं कर चुका हूँ। सो यहाँ पे आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम क्या है? एलिमिनेशन टेक्निक। टेक्निक का नाम क्या है? एलिमिनेशन टेक्निक। सभी क्वेश्चन हमको नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेगा। इसको आसानी से हम आंसर को पहुंचने के लिए एक तरह से ये हमको गाइडेंस देगा। आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये हमको पता है। दूसरा स्टेटमेंट इज राइट। आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ए सी बी, यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन को मेंशन किया। सो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। जो भी बचा हुआ है वो है ऑप्शन बी। सो दिस इज द राइट आंसर। इसके वजह से एलिमिनेशन टेक्निक की वजह से हम आसानी से आंसर को भी पहुंच सकते हैं। दिस वन ऑफ द रीजन। हमें एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, वो है PYQ सीरीज। इसमें और आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अब हम जाएंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, वो है ब्रिटिश के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ UPSC विल फ्रेम द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डच। यहाँ से डच के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC ने। यहाँ पे इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि इन्होंने जल्दी से जल्दी डिक्लेन हुआ। इसके वजह से यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा। अगर आ सकता है मीन्स दे विल आस्क एनी स्टेटमेंट क्वेश्चन। लास्ट 10 ईयर से यहाँ पे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। सो इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा तो इट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट क्वेश्चन। हमारा थिंकिंग कैसा होना चाहिए? ज्यादा इसके जो भी डायमेंशन है इसको कवर कीजिए। यहाँ पे ज्यादा डायमेंशन भी नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी, हमें जो भी डायमेंशन है इसको टाइमलाइन के बराबर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। या आप आइडिया रखना चाहिए कि फर्स्ट फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश हुआ, इनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया आना जरूरी है। सो यहाँ पे 2 डायमेंशन अपने कवर कर चुके हैं। और थर्ड रीजन इज डिक्लेनेशन। इसके बारे में हमको एक आइडिया आना जरूरी है। सो दिस इज हाउ। यहाँ पे डच के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। सो वी विल कंसाइज इन ए मैनर। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इन इंडिया के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्रिटिशर्स। यहाँ पे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ।
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कौन सा सी रूट इस्तेमाल किया। ब्रिटिश से लेके पहले केप ऑफ गुड होप तक, उसके बाद केप ऑफ गुड होप से लेके इंडिया तक पहुंचे। आप यहाँ पे कौन सा फैक्ट्री कब सेटअप हुआ, कौन पहले परमिशन दिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1599 में मर्चेंट नामक एक एडवेंचर एसोसिएशन का नाम क्या है, मर्चेंट एडवेंचर। इन्होंने फॉर्म किया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन फॉर्म किया, मर्चेंट एडवेंचर ने इसको फॉर्म किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1600 में क्या हुआ, क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप इंडिया जा सकते हैं और वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी कौन है, यहाँ पे पोर्चुगीज और डच ऑलरेडी कहाँ पे है, इंडिया में इनके फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे कौन आए थे, ब्रिटिश भी यहाँ पे इंडिया में आए थे। 1600 में इनको परमिशन दिया कौन, क्वीन एलिजाबेथ। यहाँ पे इनको एक प्रॉमिस दिया 15 ईयर्स तक आप मोनोपोली रख सकते हैं। कहाँ पे, इंडिया में। कितने साल तक, 15 ईयर्स तक यहाँ पे मोनोपोली साइन हुआ है। यहाँ पे ब्रिटेन से दूसरे कंपटीशन कोई भी नहीं आएगा, आप यहाँ से आराम से इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा होपफुली। अब हम डिस्कस करेंगे इन्होंने पहला फैक्ट्री कैसा सेटअप हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप पहले यहाँ पे देख लिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दिया कि कितने साल, 15 ईयर्स मोनोपोली यहाँ पे साइन हुआ। उसके बाद इन्होंने कैसा सेटअप हुआ फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री कैसा सेटअप हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1609 में विलियम हॉकिंस ने जहांगीर कोट गए थे, वहां पे इन्होंने अच्छे तरह से बातचीत की और इनको परमिशन मिला वेस्टर्न कोस्ट में आप जा सकते हैं, वहां पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, विलियम हॉकिंस ने इनके जो लैंग्वेज है टर्किश, इससे बातचीत की। जहांगीर को भी आएगा टर्किश, जो इनका मदर लैंग्वेज है। उसके वजह से इन्होंने दो जने बातचीत की, किस लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में। ऐसा लगेगा अब मैं आपसे हिंदी में जो बात करूंगा वो आपको काफी अच्छा लगेगा, अब मैं शायद आपको इंग्लिश यूज करेगा तो आपको तकलीफ होगा। इसके वजह से विलियम हॉकिंस ने क्या हुआ, यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज यूज किया। इसके वजह से काफी जहांगीर ने इंप्रेस हुआ और इनको परमिशन दिया गया कि आप जा सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट में, आप यहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद 1611 में क्या हुआ, मुगल गवर्नर ऑफ सूरत ने परमिशन दिया मिडिलटन को वहां पे ट्रेड करने के लिए। मुगल गवर्नर ऑफ सूरत ने किसको परमिशन दिया, मिडिलटन को, वहां पे ट्रेड करने के लिए। 1612 में कैप्टन थॉमस ने हरा दिया था किसको, पोर्चुगीज को, यहाँ पे डिफीट किया। कहाँ पे, सूरत में। पोर्चुगीज को डिफीट किया कौन, थॉमस ने। इसके वजह से किसको हेल्पफुल हुआ, मुगल को, क्योंकि मुगल के जो शिप्स है यहाँ पे किसके हैंड ओवर में है, पोर्चुगीज के हैंड ओवर में है। अब कोई ना कोई पोर्चुगीज को हराने वाला आया था, वो है कौन, ब्रिटिशर्स। इसके वजह से काफी खुश हुए थे कौन, मुगल्स ने। तो जो मुगल्स यहाँ पे खुश हुए, इसके वजह से 1613 में इनको जहांगीर ने क्या किया, यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए और ज्यादा परमिशन दिया है, किसको, थॉमस एडवर्ड को। और 1615 में क्या हुआ है, थॉमस रो ने यहाँ पे और ज्यादा फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए यहाँ पे परमिशन हासिल किया है, जैसे आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच। यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इनको ज्यादा परमिशन यहाँ पे दिया गया है 1615 में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा होपफुली। उसके बाद क्या हुआ, 1616 में आप देख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इन मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ पे है, साउथ वाला रीजन में है। इनका पहला फैक्ट्री शुरू हुआ कब, 1616 में। 1632 में क्या हुआ, गोल्डन फरमान इश्यू किया कौन, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने क्या एस्टेब्लिश किया, गोल्डन फरमान। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको ज्यादा अंडरलाइन कर लीजिए। 1633 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री नियर हरिहरापुर, बलासुर, कहाँ पे, ओडिशा में इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। 1639 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी लीज को लिया किसको, मेड्रास के, फ्रॉम द लोकल किंग एंड बिल्ट यहाँ पे सेंट जॉर्ज, यहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। 1661 में क्या हुआ, चार्लेस टू, कौन है, इन्होंने मैरी किया किसको, इंग्लैंड को, जो प्रिंसेस है कैथरीन। पोर्चुगीज के जो प्रिंसेस है यहाँ पे मैरी किया कौन, चार्लेस टू ने। उसके बाद क्या हुआ, बॉम्बे इसको डोरी में यहाँ पे हासिल हुआ। 1668 में इन्होंने क्या किया, चार्लेस टू ऑफ इंग्लैंड बॉम्बे को किसको दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। कितने के लिए, 10 पाउंड्स पर एनम। 10 पाउंड्स पर एनम में बॉम्बे को यहाँ पे किसको दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। पहले में इनका हेडक्वार्टर सूरत में हुआ करता था, उसके बाद इन्होंने शिफ्ट किया कहाँ पे, बॉम्बे को।
क्यों यहाँ पे चार्ल्स टू ने इनको यहाँ पे दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड्स पर एनम के लिए। सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा होपफुली। 1616 में क्या हुआ था, यहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे, साउथ रीजन में मसूलीपट्टनम में। 1632 में क्या हुआ, गोल्डन फर्मन इश्यू किया, कौन, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने। 1633 में क्या हुआ, हरिहरापुर बलासुर के पास एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया, कहाँ पे, उड़ीसा में। 1639 में क्या हुआ था, इन्होंने मद्रास को लीज से लिया था फ्रॉम लोकल किंग से। 1661 में क्या हुआ था, चार्ल्स टू इंग्लैंड किसको मैरी किया था, पोर्चुगीज क्वीन को, कैथरीन को। ये नाम याद रख लीजिए, कैथरीन। उसके बाद इनको बॉम्बे को डोरी में मिला था। 1668 में क्या हुआ, बॉम्बे को किसको दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कितने के लिए, 10 पाउंड्स पर एनम के लिए। अब इन्होंने क्या किया, बॉम्बे को हेडक्वार्टर में शिफ्ट किया, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1698 में इन्होंने 3 विलेजेस को परचेज कर लिया, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सुटानाटी, गोविंदपुर एंड कोलकाता, टू बिल्ड ए फैक्ट्री। उसके बाद 1717 में क्या हुआ, मुगल एम्पायर ने, फारूक शाह ने इनको इश्यू किया एक फरमान, वो है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने जितने भी ट्रेड कर सकते हैं इनको परमिशन दिया गया है, कितने के लिए, 3000 पर एनम पर ईयर, 3000 पर एनम आप ये अमाउंट पे करें और जितना ट्रेड आप कर सकते हैं आपका मर्जी। लेकिन इसको इतना कंसेशन देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है कि यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट रीजन इज फारूक शाह को एक बड़ा डिसीज हुआ, उस डिसीज को हेल्प किया कौन, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने फारूक शाह को इस डिसीज से मदद किया, इसके वजह से काफी खुश हुआ फारूक शाह ने, और यहाँ पे इनको इतना परमिशन दिया गया है। और दूसरा रीजन क्या है, फारूक शाह ने अपना अथॉरिटी शो करने की वजह से इनको इतना बड़ा परमिशन दिया है, क्योंकि अब तो यहाँ पे मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन होने का कारण हुआ। इसके वजह से इन्होंने अपना अथॉरिटी शो करने के लिए ब्रिटिशर्स को ज्यादा फायदा दिया। सो यहाँ पे 2 रीजन की वजह से इन्होंने एक फरमान इश्यू किया, दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। अब यहाँ पे सारे इवेंट्स को आप एक बार देख सकते हैं, आपको एक आइडिया आएगा कहाँ पे इनका एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ और कहाँ पे ये लोग पहुंचे। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई द ब्रिटिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर। यहाँ पे कितने यूरोपियन पावर आए थे, आप यहाँ पे देखिए, पहले पोर्चुगीज आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद कौन आए थे, ब्रिटिशर्स, उसके बाद कौन आए थे, डेन्स, एंड फाइनली पोर्चुगीज, फाइनली फ्रेंच। आप यहाँ पे ब्रिटिश सक्सेस होने का रीजंस क्या है बाकी यूरोपियन से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या रीजंस है। पहले कर्नाटिक के बारे में, वाइड पावर वाइड के बारे में, इनके कैपेबिलिटीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कर्नाटिक वार्स के बारे में एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में। आप यहाँ पे देखिए, कर्नाटिक वार्स के समय में यहाँ पे कौन है, ब्रिटिशर्स, और अपोनेंट कौन है, फ्रेंच, और यहाँ पे डच। इन दोनों लोगों को डिफीट हुआ कहाँ पे, कर्नाटिक वार में। इसके वजह से यहाँ पे से फ्रेंच और डच यहाँ पे से डिक्लाइन होने का कारण हुआ। किसको फायदा हुआ, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे फायदा हुआ। ये है कर्नाटिक वार एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का रीजन। दूसरा है कि पावर वाइड के बारे में, यहाँ पे जो मुगल रूलर्स आपस में लड़ते थे, इसके वजह से किसको हेल्प हुआ था, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हेल्प हुआ था। उसके बाद लीडरशिप कैपेबिलिटीज, इनके पास इतना बढ़िया रूलर्स है कि पहले है कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, बैरन हेस्टिंग के बारे में, मुनरो, ऐसे पावरफुल यहाँ पे कमांडर थे, जिसके वजह से आसानी से यहाँ पे इंडिया ब्रिटिश के हैंड में आ चुका है। उसके बाद दूसरे जनरेशन में कौन आए थे, आयरकुट ने, यहाँ पे लॉर्ड लॉकी ने, बेलिस्ली ने, ये सारे इनको एडवांटेज हुआ, किसको, ब्रिटिशर्स को। पहले में क्या हुआ, कर्नाटिक के वार के वजह से किसको हुआ था, फ्रेंच और डच को डिफीट हुआ, इसके वजह से ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ। दूसरा रीजन क्या है, पावर वाइड में, इसमें क्या है, मुगल रूलर्स आपस में लड़ते थे, इसके वजह से किसको फायदा हुआ, ब्रिटिशर्स को। थर्ड रीजन में लीडरशिप कैपेबिलिटीज में क्या हुआ था, इनके पास इतना बढ़िया कमांडर्स है, इसके वजह से इंडिया को होल्ड करने के लिए या इंडिया को ऑक्यूपाई करने के लिए इनको आसान हुआ था। सो ये है 3 रीजंस। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, पोर्चुगीज को, उनके जो किंग है, इनको इतना यहाँ से ज्यादा मनी यहाँ पे सेंड नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिशर्स को, यहाँ पे कौन है, एक प्राइवेट कंपनी है, ये है गवर्नमेंट कंपनी। इसके वजह से यहाँ पे ज्यादा पैसा इनके ऊपर खर्च नहीं किया, इनके ऊपर ज्यादा खर्च किया, इसके वजह से इनको फाइनेंशियल से भी स्ट्रांग है, कौन, ब्रिटिशर्स ने। और यहाँ पे देख सकते हैं लैक ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। यहाँ पे पोर्चुगीज को क्या हुआ था कि उनके जो वेजेस है बहुत कम है, वाइल यहाँ पे ब्रिटिशर्स के वेजेस ज्यादा है, इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है। इसके वजह से इनको एक
इनका जो नेशन को बढ़ाने के लिए एक प्राइड भी, एक यूनिटी भी फॉर्म हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सुपीरियर वेपन्स एंड मिलिट्री। इनके पास बढ़िया कमांडर्स, बढ़िया मिलिट्री, ये सब होने का और एक एडवांटेज है। उसके बाद हम देखेंगे डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज। आप कुछ स्टेट को कांकर करने के लिए इन्होंने बेहतरीन स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट किया, जैसे सब्सिडरी अलायंस एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी। ऐसे जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, इसके वजह से इंडिया को कैप्चर करने के लिए आसान हुआ है। किसको? ब्रिटिशर्स को। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ वाज द पोर्चुगीज रूल इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया। अब हमको डिफरेंस करना पड़ेगा पोर्चुगीज और ब्रिटिश के बीच में। जो भी इनका रूलिंग है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पोर्चुगीज में यहाँ पे हम चूज करेंगे गोवा को, और ब्रिटिश में जो भी स्टेट है आप चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए पोर्चुगीज में कैथोलिज्म, ये है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ज्यादा फॉलो होगा। इसके वजह से यहाँ पे पीपुल्स को काफी परेशान हुआ, इनको पसंद नहीं है, फिर भी यहाँ पे इनके ऊपर जोर जबरदस्ती से इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स, यहाँ पे रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे हिंदू के जो टेम्पल्स है इसको भी डिस्ट्रॉय किया। कौन? पोर्चुगीज ने। इसके वजह से पीपुल्स काफी नाराज हुआ है। उसके बाद पॉलिसी ऑफ इंक्विजिशन, इसके वजह से क्या हुआ, इन्होंने डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया यहाँ पे क्रिश्चियन को स्प्रेड करने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने जो गवर्नर्स है यहाँ से पीपुल के साथ ज्यादा करप्शन होने लगे। उसके बाद कोस्टल पावर, आप यहाँ पे पोर्चुगीज जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर सपोज दिस इज इंडिया, इन्होंने ज्यादा यहाँ पे जो ईस्ट वाला रीजन है ना, यहाँ पे इन्होंने ज्यादा फोकस दिया। जो मेन लैंड है इसके ऊपर इन्होंने फोकस नहीं किया। इसके वजह से इनका रूल डिक्लाइन होने का कारण हुआ। पहले क्या है? कैथोलिज्म, ये क्या है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को ज्यादा यहाँ पे दबाव हुआ था। कहाँ पे? गोवा में। दूसरा रीजन क्या है? ऑर्थोडॉक्स। इसका मतलब है कि इन्होंने 450 ईयर्स यहाँ पे गोवा पे जो भी यहाँ पे टेम्पल्स है हिंदूज के, इनके उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का दबाव किया इनके ऊपर, पीपल्स के ऊपर। और तीसरा रीजन क्या है? यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट कर लिया। किसको फायदा हुआ? गवर्नर्स को। नुकसान किसको हुआ? पीपल्स को। और फोर्थ रीजन क्या है? कोस्टल पावर। इसके वजह से क्या हुआ, जो भी कोस्टल रीजन है किसको हैंड ओवर हुआ? पोर्चुगीज को। इन्होंने मेन लैंड को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया। आप ब्रिटिशर्स का देखेंगे प्रोटेस्टेंटिज्म, यहाँ पे क्या हुआ था, ये लोग क्रिश्चियनिटी को तो फॉलो करेंगे लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। रिफॉर्मेटिव जो भी इनको पॉलिसीज है इन्होंने डे बाय डे चेंज करेगा। इनका जो मेन मकसद है कि यहाँ पे पूरा इंडिया कैप्चर करना पड़ेगा। इसके वजह से इन्होंने अडॉप्ट किया डिफरेंट पॉलिसीज को। प्योरली कमर्शियल पॉलिसी, इनको जो भी कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद मेन लैंड पावर, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज इंडिया। जो भी यहाँ पे मेन लैंड एरिया है इसको फोकस किया कौन? ब्रिटिशर्स ने। लेकिन पोर्चुगीज ने कहाँ पे? कोस्टल पावर में इनका ज्यादा फोकस किया। मेन लैंड में कौन फोकस किया? ब्रिटिशर्स ने। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्चुगीज का रूलिंग एंड ब्रिटिशर्स का रूलिंग। नाउ टाइम टू रिवाइज। सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज करेंगे। जितने भी ब्रिटिश के बारे में हम डिस्कस किया है इसके बारे में हम जल्द से जल्द एक बार रिवाइज करेंगे। 1599 में क्या हुआ है, मर्चेंट एडवेंचर नामक एक एसोसिएशन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म हुआ। उसके बाद 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दिया है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। उसके बाद 1609 में क्या हुआ, विलियम हॉकिंस ने कहाँ पे गए? जहांगीर कोर्ट में, और परमिशन इन्होंने हासिल किया। 16 विलियम हॉकिंस। उसके बाद 1611 में क्या हुआ था, मुगल गवर्नर जो है सूरत के, इन्होंने परमिशन दिया किसको? मिडिलटन को। यहाँ पे आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। 1612 में क्या हुआ था, कैप्टन थॉमस ने किसको डिफीट किया? पोर्चुगीज को। कहाँ पे? सूरत में। इसके खुशी से लेके जहांगीर ने क्या किया, और ज्यादा परमिशन दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1615 में क्या हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच, ये तीनों जगह यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किया कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1616 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, जो है सदर्न रीजन में। और 1632 में क्या हुआ है, गोल्डन फरमान इश्यू किया कौन? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। उसके बाद 1633 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री कहाँ पे किया? उड़ीसा में इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? बलासुर और हरिहरापुर में। 1639 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी लीज को लिया किसको? मेड्रास को। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज किया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किया कहाँ पे? मेड्रास में। 1661 में क्या हुआ था, चार्ल्स II ने किसको शादी किया है? कैथरीन, जो है पोर्चुगीज क्वीन को, और इनको डोरी में मिला है क्या है? बॉम्बे।
अब इन्होंने 1668 में क्या किया है, बॉम्बे को किसको दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड्स पर एनम के लिए। और यहाँ पे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हेडक्वार्टर्स बना लिया, कहाँ पे, बॉम्बे में। और 1698 में क्या हुआ था, यहाँ पे 3 विलेजेस को यहाँ पे इन्होंने लीज को लिया था या इनको ऑक्यूपाई कर लिया था, कहाँ पे, सुटनाटी, गोविंदपुर एंड कलकत्ता। 1717 में क्या हुआ, फर्रुख शाह ने एक फरमान इशू किया, उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कितना भी ट्रेड आप कर सकते हैं, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसके 2 रीजन है, फर्रुख शाह को एक डिसीज आएगा, इसके वजह से ब्रिटिशर्स ने हेल्प किया किसको, फर्रुख शाह को, ये है पहला रीजन। दूसरा है इनको अथॉरिटी शो करना, फर्रुख शाह का अथॉरिटी शो करने का रीजन। सो दीज आर द 2 रीजंस। उसके बाद हम डिस्कस किया है कि इनके फेवरेबल, इनके जो कंडीशंस है इनके बारे में हम डिस्कस किया था। उसके बाद हमें डिस्कस करे थे गोवा और ब्रिटिश के जो इनके रूलिंग्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करे थे इनके क्वालिटीज के बारे में, इनको सक्सेशन के बारे में डिस्कस किया, ब्रिटिश और बाकी यूरोपियन के बारे में हम डिस्कस किया। सो यहाँ पे देख सकते हैं सारा, यहाँ पे ब्रिटिश के बारे में आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2021 में। आप इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ब्रिटिशर्स। In the first quarter of the 17th century, in which of the following was there factories of the English East India Company located? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 17th सेंचुरी में जो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो कहाँ पे लोकेट है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ब्रोच, चिकागो, ट्रिचिनोपोली। अब यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। 17th सेंचुरी में जो भी यहाँ पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पे ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए 17th सेंचुरी के जो भी रिलेटेड है, आप एक बार टाइमलाइन याद कर लिए। यहाँ पे मैंने बताया था कि आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच यहाँ पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुआ, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि ब्रोच, सो इट इज रिलेटेड टू द आंसर, लेकिन हम दोनों को इसके बारे में पता नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन में गया है कि 1, सो दिस इज करेक्ट आंसर। लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम एक पीवाईक्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं 2013 से लेके 2023 तक। इस सीरीज में मैं आपको इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं जो आपको काफी फायदेमंद होगा फॉर नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के लिए। आप यहाँ पे देखिए, ब्रोच यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसके बारे में हमको पता है कि 17th सेंचुरी में यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद हम देखो चिकागो और ट्रिकिनोलॉजी, इस दोनों ऑप्शन के लिए हमको नहीं पता। आप यहाँ पे एक काम कीजिए, जो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक है गूगल पे जाइए, सारे इन्फॉर्मेशन आप गैदर करिए और यहाँ पे पेपर में लिख लीजिए। सेम एज यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे गूगल से सारे इन्फॉर्मेशन लीजिए, यहाँ पे पेपर में लिख लीजिए। इसके वजह से जो भी बचा हुआ ऑप्शन है, आप सारा एक बुक बना लीजिए, आपको हेल्पफुल होगा। क्या हो सकता है ना, 2024 में बाकी हुआ ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दे कैन आस्क द क्वेश्चन। अब फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क द क्वेश्चन, चिकागो कौन सा कंपनी से रिलेटेड है। सो वी विल गेट एन आइडिया व्हेन वी स्टडी द पर्टिकुलर टॉपिक। सो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ यूपीएससी विल फ्रेम द क्वेश्चन। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स, आप यहाँ पे देखिए, दे विल आस्क स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, दे विल आस्क ईयर टाइमलाइन, और दे विल आस्क अबाउट द क्रॉप्स। जो भी यहाँ पे क्रॉप्स का है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूछ सकते हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो कहीं पे भी इनका क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमारा ओवरव्यू, हमारा थिंक कैसा होना चाहिए, आप यहाँ पे देखिए, पहले प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पे तीनों भी कवर कर सकता है। आप पहले यहाँ पे देखिए, ब्रिटिशर्स के बारे में यहाँ पे लिखिए, एक फ्लो चार्ट बना लिए, इसमें सारा डायमेंशन आप क्लियर कर सकते हैं। विद इन एक पेपर में सारा डायमेंशन आपके पास रहना है। यहाँ पे आप लिखो रीजंस के बारे में, इंडिया को क्यों चूज किया, टाइमलाइन लिख लीजिए। उसके बाद इनके सक्सेसर या गवर्नर्स के बारे में यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए इनके डिक्लेन होने के काजेस या मूवमेंट के बारे में यहाँ पे लिख लीजिए। ऐसा और 2 डायमेंशन को यहाँ पे लिख लीजिए। आप इसको रिलेट करिए, प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, आप खुद को क्वेश्चन कर लीजिए। आपको यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एक आइडिया आएगा। मैं इसमें पूछेगा जो भी इनके डिफरेंसेस है वो पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में ज्यादा पूछेगा रीजंस के बारे में, ऐसा क्या हो सकता है कि ब्रिटिश और बाकी यूरोपियन में ऐसा क्या डिफरेंस है, वो सक्सेस हुआ ये नहीं हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सो जो भी डायमेंशन है इसको रिलेट करिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के। इसके तरह से हमको एक आइडिया आएगा और मेंस में भी ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच के बारे में। 1664 में इनको परमिशन दिया गया है, कौन, इनके लुईस 14 जो किंग है, और बोला था कि आप इंडिया जा सकते हैं, वहां पे ट्रेड कर सकते हैं कितने साल के लिए, 50 साल के लिए। अब इन्होंने क्या किया, 1667 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया फैक्ट्री को, कहाँ पे, सूरत में। 1669 में मरकारा मसूलीपट्टनम में परमिशन दिया, कौन, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने। 1673 में चंद्रनगर कहाँ पे है, वो कलकत्ता के लोकेशन में है, परमिशन दिया कौन, शाइस्ता खान ने इनको परमिशन दिया गया, आप यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यहाँ पे फ्रेंच धीमे धीमे यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना शुरू हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वार के बारे में 1740 टू 1748। लेकिन इससे पहले यहाँ पे टोटल कितने कर्नाटिक वार्स हुए थे, 3 कर्नाटिक वार्स यहाँ पे हुए थे। फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकेंड वार एंड थर्ड वार। इससे पहले आपको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि फर्स्ट एंड थर्ड कर्नाटिक वार, इसका जो रीजन है वो कहाँ पे शुरू हुआ, इंडिया में। वहां पे ये लोग लड़ते थे, वही कारण यहाँ पे इंडिया में भी शुरू हुआ। लेकिन यूरोप में यहाँ पे इसका कारण हुआ था, रीजन कहाँ पे, यूरोप में। इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। और सेकेंड वार कहाँ पे हुआ था, इसका रीजन कहाँ पे, यहाँ पे इंडिया में ही शुरू हुआ था। सेकेंड रीजन इस इंडिया में शुरू हुआ था। फर्स्ट एंड थर्ड कर्नाटिक वार, इसका रीजन कहाँ पे है, यूरोप में। तो इसके बारे में हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो चीज मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड कर्नाटिक वार कहाँ पे शुरू हुआ, यूरोप में, और सेकेंड कर्नाटिक वार कहाँ पे शुरू हुआ, इंडिया में। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वार के बारे में, 1740 टू 1748 के बारे में। आप इसका रीजन देखिए, इसका रीजन कहाँ से रिलेटेड है, यूरोप से, इंडिया से इसका रीजन नहीं रिलेटेड। आप यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है। ऑस्ट्रिया में जो क्वीन बनना चाहती थी वो है कौन, कैथरीन। कैथरीन ने क्वीन बनना चाहती थी, कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में। अब इसको अपोज किया कौन, प्रुशिया ने इसको अपोज किया। इसको साथ दिया था कौन, फ्रांस ने इसको साथ दिया था, और ब्रिटेन ने साथ दिया था किसको, ऑस्ट्रिया को। आप यहाँ पे क्या हुआ, प्रुशिया और फ्रांस दोनों मिलकर किसके ऊपर हमला किया, ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया था। अब ये लड़ाई यहाँ पे शुरू हुई, वही लड़ाई इंडिया में भी शुरू हुई। अब इंडिया में क्या लड़ाई है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे मद्रास है, इसको ऑक्यूपाई कर लिया था कौन, फ्रांस ने। फ्रांस ने मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिया। अब यह मद्रास पहले में कहाँ है, एक किसके हैंडओवर में है, ब्रिटेन यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है, लेकिन यहाँ पे फ्रांस ने मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिया। अब क्या हुआ, कर्नाटक के जो नवाब है वो है अनवरुद्दीन। कौन है, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। ब्रिटिशर्स ने अनवरुद्दीन के पास गए थे, हमारा मद्रास हमको चाहिए, क्या आप हमको हेल्प कर सकते हैं। तो अनवरुद्दीन ने बोला हाँ मैं हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनवरुद्दीन ने फ्रांस के ऊपर हमला किया, लेकिन नुकसान हुआ किसको, अनवरुद्दीन को, क्योंकि इन्होंने डिफीट किया अनवरुद्दीन को। अब यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुआ, उस ट्रीटी के बारे में यहाँ पे क्या हुआ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको मामला समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऑस्ट्रिया में क्वीन बनना चाहती थी कौन, कैथरीन ने। इसको कौन सपोर्ट दिया, ब्रिटेन ने सपोर्ट दिया था, और प्रुशिया इसको अपोज किया था। उसके साथ साथ फ्रांस ने भी इसको अपोज किया था। उसके बाद क्या हुआ, प्रुशिया और फ्रांस ने हमला किया किसके ऊपर, ऑस्ट्रिया के ऊपर। जब यहाँ पे इस लड़ाई हुआ करती थी, उसी लड़ाई इंडिया में भी शुरू हुआ। मद्रास को कैप्चर कर लिया था कौन, फ्रांस ने। पहले में मद्रास किसके हैंडओवर में है, ब्रिटेन के हैंडओवर में है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटेन ने किसके पास गए थे, कर्नाटक के नवाब के पास गए थे, वो है अनवरुद्दीन। अब इन्होंने बोला था कि क्या हमको हेल्प कर सकते हैं क्या, मद्रास हमको होना चाहिए। तो अनवरुद्दीन ने बोला हम तुमको हेल्प कर सकते हैं। अनवरुद्दीन ने फ्रांस के ऊपर हमला किया, लेकिन अनवरुद्दीन को यहाँ पे डिफीट हुआ। उसके बाद कौन सा ट्रीटी साइन हुआ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजन के बारे में। इट वॉज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। यूरोप में इस लड़ाई को शुरू हुआ, और कहाँ पे आया था, इंडिया में भी। अब यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुआ, वो है ट्रीटी ऑफ एक्सेला-चापली 1748 में। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ, मद्रास किसको मिला है, इंग्लिश को यहाँ पे मद्रास फिर से मिला है, और यहाँ को फ्रेंच में क्या है, नॉर्थ अमेरिका इनको मिला है। नॉर्थ अमेरिका किसको हासिल हुआ, फ्रेंच को, और मद्रास किसको हासिल हुआ, इंग्लिश को। अब दिस कॉन्फ्लिक्ट इज फेमस फॉर द बैटल ऑफ सेंट थॉमस। जो अनवरुद्दीन यहाँ पे हमला किया था ना, अनवरुद्दीन किसके ऊपर हमला किया था, फ्रेंच के ऊपर। अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रेंच, इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस।
इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस। आपको इतना समझ में आया होगा होपफुली। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड कार्नाटिक वार के बारे में, जिसका रीजन शुरू हुआ कहाँ पे, इंडिया में। अब मामला क्या है, हैदराबाद वर्सेस कर्नाटक के बीच में ये लड़ाई शुरू हुआ है। आप यहाँ पे देखिए हैदराबाद, पहले में इसका जो किंग है कौन है, निजाम उल मुल्क। इनके धरती के बाद यहाँ पे कौन बैठा है गद्दी पे, इनका बेटा नसीर जंग। नसीर जंग कौन है, इनका बेटा, निजाम उल मुल्क का बेटा कौन है, नसीर जंग यहाँ पे गद्दी पे है। इनके पास गद्दी है, इनके पास गद्दी नहीं है। मुजफ्फर जंग कौन है, इनका कजिन है, इनके पास गद्दी नहीं है। इनको चाहिए क्या है, इनको गद्दी चाहिए, इसके वजह से इन्होंने अपोज किया। ये है पहला लड़ाई। दूसरा क्या है, कर्नाटक के बारे में। यहाँ पे नवाब कौन है, अनवरुद्दीन। अब यहाँ पे इनका दीवान कौन है, दीवान मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, चंदा साहेब। इनके पास गद्दी है, इनके पास गद्दी नहीं है। अब नसीर जंग के पास गद्दी है, मुजफ्फर के पास नहीं है, अनवर के पास है, चंदा साहेब के पास नहीं है। जिसके पास गद्दी नहीं है इसको सपोर्ट किया फ्रांस ने, जिसके पास गद्दी है इसको सपोर्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स ने। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिसके पास गद्दी नहीं है, इन्होंने यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे फॉर्म हुआ, मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब और फ्रांस ने किसके ऊपर हमला किया, अनवरुद्दीन के ऊपर हमला किया। अब इनका यहाँ पे हुआ डिफीट, यहाँ पे इनका डिफीट हुआ। उसके बाद इन्होंने प्लान किया किसके ऊपर, नसीर जंग के ऊपर। लेकिन इनके नोबल्स यहाँ पे इनको डिफीट कर देते हैं, किसको, नसीर जंग को। सो नसीर जंग के ऊपर हमला करते हैं उनके नोबल्स ने। सो यहाँ पे क्या हुआ, इनके पास गद्दी भी गया होगा। अब यहाँ पे कौन आएगा, ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ पे आएगा रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन आएगा, रॉबर्ट क्लाइव। अब इन्होंने क्या कहेगा, इन्होंने पहले फ्रेंच को हराया, उसके बाद अनवरुद्दीन के जो चंदा साहेब यहाँ पे गद्दी पे बैठे हैं इनको हरा के, यहाँ पे जो अनवरुद्दीन के जो बेटे हैं इनको यहाँ पे गद्दी पे बिठाया। अनवरुद्दीन के जो बेटे हैं इनको गद्दी पे बिठाया कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने। और यहाँ पे मुजफ्फर जंग को इनको गद्दी पे बिठाया था। ये है सेकेंड कर्नाटिक वार के बारे में। फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे थोड़ा ये आपको कंफ्यूज पार्ट हो सकता है। हैदराबाद की तरफ से 2 लोग हैं, एक है नसीर जंग, दूसरा है मुजफ्फर जंग। इनके पास गद्दी है, इनके पास नहीं है। कर्नाटक में अनवर है और चंदा साहेब है। अनवर के पास गद्दी है, चंदा साहेब के पास गद्दी नहीं है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब और फ्रांस, ये तीनों लोग मिलकर किसके ऊपर हमला किया, अनवरुद्दीन के ऊपर। और अनवरुद्दीन इस बैटल में हार जाते हैं। और नसीर जंग के ऊपर हमला करने के समय में इनके नोबल्स इनको मार डालते हैं। सो इनके पास क्या हुआ, यहाँ पे पूरा मामला किसके हैंड ओवर में होगा, फ्रांस के हैंड ओवर में होगा। किसको वान मिली, फ्रांस को इनको इस बैटल में जीता है। लेकिन उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आएगा, इन्होंने फ्रांस को हरा के अनवरुद्दीन को, जो भी यहाँ पे चंदा साहेब इनको गद्दी से हटाएगा और जो भी इनका बेटा है इसको यहाँ पे गद्दी पे बिठाएगा, अनवरुद्दीन के बेटे को गद्दी पे बिठाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हैदराबाद में भी सेम मुजफ्फर जंग को हरा के बाद यहाँ पे दूसरे लोगों को गद्दी पे बिठाएगा कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने। यह है सेकंड कर्नाटिक वार। इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ रीजन के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइवलरी इन इंडिया, डायनेस्टिक फील्ड्स इन साउथ इंडिया। हैदराबाद वर्सेस कर्नाटक, वो कहाँ पे है, साउथ इंडिया में। बैटल ऑफ अंबर 1749, फ्रेंच से डिफीटेड अनवरुद्दीन, नसीर जंग वाज किल्ड। जब अनवरुद्दीन के ऊपर हमला करते थे उस टाइम पे क्या हुआ, नसीर जंग भी यहाँ पे किल हुआ। उसके बाद बैटल ऑफ अर्काट में क्या हुआ था, क्लाइव ने कैप्चर कर लिया किसको, अर्काट को, एंड टैग ऑफ फ्यूरी ऑफ अर्काट। किसको गद्दी पे बिठाया, अनवरुद्दीन के जो बेटे हैं इनको गद्दी पे बिठाया कहाँ पे, अर्काट में। उसके बाद रिकॉल ऑफ डुप्लेक्स, यहाँ पे फ्रांस के तरफ से जो गवर्नर है वो है डुप्लेक्स। इनके वजह से काफी नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर ने फ्रांस को हरा देते हैं। सो डुप्लेक्स ने यहाँ से पीछे जाएगा और गुडेहू को यहाँ पे इनका गवर्नर बनाएगा कौन, फ्रांस ने। अब यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई किसके बीच में, गुडेहू के बीच में और क्लाइव के बीच में। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ। उस ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755। उसके बाद यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट देखिए, टू द बैटल वाज इट अनरिजॉल्व्ड इन सिवियरली वीकेंड द फ्रेंच को यहाँ पे बुरे तरह से इनको हराया कौन, ब्रिटिशर्स ने। यहाँ तक आपको सेकंड कर्नाटिक वार के बारे में समझ आया होगा होपफुली। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड कर्नाटिक वार के बारे में। वो है 1758 से लेके 63 तक। जो भी थर्ड कर्नाटिक वाला रीजन है ना, वो यूरोप से बिलोंग करता है, इंडिया से नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ऑस्ट्रिया यहाँ पे प्रुशिया ने जब फर्स्ट कर्नाटिक वार चलते समय यहाँ पे इनका सेलिसिया हैंड ओवर कर लिया था कौन, प्रुशिया ने। ये किसका पार्ट है, ऑस्ट्रिया का एक पार्ट है सेलिसिया, इसको हैंड ओवर कर लिया कौन, प्रुशिया ने।
अब ऑस्ट्रिया चाहता है कि मेरा सेलिसिया मुझे वापस दो। इसके वजह से यहाँ पे बैटल शुरू होगा। ये 7 इयर्स का बैटल होगा। इसी कारण की वजह से इंडिया में भी इस बैटल को शुरू होगा। अब इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ब्रिटिश के तरफ से कौन है, आयरकुट, ही इज द गवर्नर, जो कमांडर थे। और फ्रेंच के तरफ से कौन है, फ्रांस की तरफ से काउंट डी लैली। काउंट डी लैली यहाँ पे फ्रेंच के गवर्नर थे। आप यहाँ पे मामला समझ में होगा। ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा हिस्सा वो क्या है, सेलिसिया, इसको कैप्चर कर लिया था कौन, प्रूशिया ने। अब इन्होंने चाहिए कि मेरा सेलिसिया मुझे वापस दो। यहाँ पे कौन बोला, ऑस्ट्रिया ने बोला था किसको, प्रूशिया को। इसके वजह से वार शुरू हुआ था इन दोनों के बीच में। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड कार्नाटिक वार के बारे में। बैकग्राउंड क्या है, यूरोपियन 7 ईयर वार। ये कितने साल लड़े थे, 7 ईयर्स तक इस लड़ाई चलता था। इसका कोर्स का वार क्या है, इंग्लिश के तरफ से कौन है, यहाँ पे आयरकुट, और फ्रेंच के तरफ से, फ्रांस के तरफ से कौंडी लाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूशियल कॉन्फ्लिक्ट इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर द बैटल ऑफ वांडीवाश। जब 7 ईयर्स वार चलता है कहाँ पे, यूरोप में, इसी लड़ाई इंडिया में भी शुरू हुआ है। अब इंडिया में क्या हुआ, जो एक आखिरी लड़ाई लड़ी थी कौन, फ्रांस ने। उनके जो प्लेसेस है इसको ऑक्यूपाई के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया था बुरी तरह से। आयरकुट ने कूट के यहाँ से फ्रांस को हटा दिया था। इसके वजह से बैटल ऑफ वांडीवाश पूरे तरह से वॉश कर दिया था किसको, फ्रांस को। आप यहाँ पे ट्रीटी साइन हुआ, वो है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। आप यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ वांडीवाश किसके बीच में चला है, ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रांस। इनका गवर्नर कौन है, लैली। इनका गवर्नर कौन है, कुट, आयरकुट। अब इन्होंने क्या किया, एक आखिरी बार इन्होंने खूब अच्छे तरह से लड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस का डिफीट हुआ। ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह से इनको डिफीट किया। इसके वजह से यहाँ से फ्रांस यहाँ पे डिफीट हो चुका है। अब कौन है जो सोलो परफॉर्मेंस है, वो है ब्रिटिशर्स। ये हुआ थर्ड कार्नाटिक वार। होपफुली यहाँ तक आप समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे ट्रीटी साइन हुआ था, इसका इंपॉर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप फ्रेंच कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जो इंडियन टाउन से यहाँ तक इनको परमिशन दिया गया है फॉर बिजनेस पर्पज। फोर्टिफिकेशन के लिए इनको कोई यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया है। आफ्टर विनिंग द वांडीवाश, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज को कोई भी सुपर पावर, यहाँ पे कोई भी यूरोपियन पावर कोई भी यहाँ पे नहीं है। आप सोलो परफॉर्मर कौन है, ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वार कहाँ पे हुआ था, यूरोप में, ट्रीटी ऑफ एक्सिला चापली से यहाँ पे साइन हुआ था। सेकेंड वार कहाँ पे शुरू हुआ था, इंडिया में, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी 1754 में इसका साइन हुआ। थर्ड वार कब हुआ है, बैटल ऑफ वांडीवाश 1760 में फ्रेंच डिफीटेड ट्रीटी ऑफ पेरिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द स्मॉल एक जो ओवरव्यू है। नाउ टाइम टू रिवाइज। जितने भी टॉपिक्स फ्रेंच के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। 1664 में क्या हुआ, लुइस जो इनके किंग है, इन्होंने परमिशन दिया गया है 50 इयर्स आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पे, इंडिया में। 1667 में इनका पहला फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, सूरत में। 1669 में क्या हुआ था, यहाँ पे 2 और जगह पे परमिशन हासिल किया, कहाँ पे, 1669 में। 1673 में क्या हुआ है, यहाँ पे कलकत्ता ने परमिशन दिया गया है फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने से। अब यहाँ पे जो मेन है वो है कार्नाटिक वार के बारे में। फर्स्ट कार्नाटिक वार शुरू हुआ है कब, 1740 to 1748। इसमें क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्सिला चापली साइन हुआ था। कहाँ पे, इसका रीजन, इट इज रिलेटेड टू द यूरोप। अब यहाँ पे सेकेंड कार्नाटिक वार में क्या हुआ था, ये लड़ाई कहाँ पे शुरू हुआ, इंडिया में, जो सदर्न रीजन में, हैदराबाद वर्सेस कर्नाटक। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी साइन हुआ था, किसके बीच में, गुडेहू बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। उसके बाद थर्ड कार्नाटिक वार शुरू हुआ था। इसका रीजन कहाँ पे है, यूरोप में। और ट्रीटी कौन सा साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और बैटल ऑफ वांडीवाश में फ्रेंच बुरे तरह से हार चुके हैं। इसके वजह से किसको एज मिली थी, ब्रिटिशर्स को। सो ब्रिटिशर्स वर्सेस सोलो। आप यहाँ से ब्रिटिशर्स सिर्फ यहाँ से सोलो परफॉर्मेंस है। उसके बाद बैटल ऑफ अंबर में क्या हुआ है, यहाँ पे फ्रेंच को डिफीट मिला। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस होने लगा। बैटल ऑफ अर्कॉट में क्या हुआ था, जो अनवरुद्दीन के जो बेटे हैं, इनको यहाँ पे गद्दी पे बिठाया बैटल ऑफ अर्कॉट में। सो यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरे के फ्रेंच के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ यूपीएससी विल फ्रेम द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी फ्रांस। इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो रिलेटेड टू दी फैक्ट्रीज, या पूछ सकते हो कार्नाटिक वार के बारे में।
अब हमारा थिंकिंग कैसा होना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। आप यहाँ पे फ्रांस के बारे में एक डायमेंशन क्रिएट कर लीजिए और 5 डायमेंशन यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आप जो भी आंसर देगा ना 5 के अलावा ज्यादा नहीं दे सकते। सो जो भी है आपका बेस्ट 5 यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे टाइमलाइन के बारे में, यहाँ पे डिक्लेरेशन के बारे में, यहाँ पे कर्नाटिक के बारे में, इनके रीजन्स के बारे में, और यहाँ पे इनका ब्रिटिश के साथ कैसा है रिलेशन, इसके बाद हम इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। ये जो 5 रीजन्स है इसके बारे में एक एक करके इसके रिलेट कीजिए। आपको जो भी फेवरेबल होगा, पहले में ये मुश्किल होगा, बाद में आप मेंस के जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस है इसको सॉल्व करना काफी आसान होगा। इसके वजह से आप प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं दे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और दे कैन आस्क दी यहाँ पे कौन सा टाइम ले, दे कैन चेंज द स्मॉल टाइम ईयर एंड दे विल आस्क द क्वेश्चन। उसके बाद मेंस में पूछ सकता है फ्रेंच और ब्रिटिश, इसमें कर्नाटिक वार के वजह से फ्रेंच को क्या हुआ इसके बारे में पूछ सकता है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि हाउ इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, इन दोनों के बीच में रीजन पूछ सकते हैं ऐसा क्या डिफरेंस है। सो दे कैन फ्रेम द क्वेश्चंस लाइक दैट। अब हम डिस्कस करेंगे डेन्स के बारे में। 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया। 1620 में यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुआ, कहाँ पे, ट्रैंक्यूबार में, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के पास। इंपॉर्टेंट सेटलमेंट पास एट श्रीरामपुर, ये इनका हेडक्वार्टर्स है नियर कलकत्ता। 1845 में डेनमार्क सीडेड श्रीरामपुर टू ब्रिटेन, दस एंडिंग ऑफ नियरली 150 ईयर्स। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था किसको, श्रीरामपुर को। यहाँ से उनका डिक्लेन हुआ और यहाँ से इन्होंने निकल गया था। द डेन्स वर बेटर नो फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटीज फॉर कॉमर्स। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं जो भी इनके ट्रेडिंग पोर्ट्स है, फैक्ट्रीज है, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। श्रीरामपुर यहाँ पे इस लोकेशन में है। हाउ यूपीएससी विल फ्रेम द क्वेश्चंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि इन्होंने जल्दी से जल्द यहाँ से डिक्लेन हुआ, इसके वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है। इफ दे आस्क दे विल आस्क अबाउट द टाइमलाइन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और दे विल चेंज द वर्ड। यहाँ पे हमारा जो आइडियाज भी ज्यादा इसके ऊपर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है इसके बारे में पूछेगा मेनली प्रीलिम्स के ऊपर ही, मेनली प्रीलिम्स, दैट्स इट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज एस्टैब्लिश्ड ऑफ यूरोपियन, जितने भी कंपनीज यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है, जो भी इनके हेडक्वार्टर्स है, जो भी इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया, इन सभी के बारे में एक टेबल फॉर्म में आपको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्चुगीज ईस्ट इंडियन कंपनी का फॉर्म हुआ 1498 में। उसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री कब एस्टैब्लिश हुआ, 1502 में। इनके जो हेडक्वार्टर से पहले कोचिन हुआ करता था, उसके बाद गोवा। ब्रिटिश ने कब एस्टैब्लिश किया, 1600 में। उसके बाद 1611 में मछलीपट्टनम में इनका फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुआ। जो भी इनके इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। डच के बारे में, डैनिश के बारे में, फ्रेंच के बारे में यहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर दे चुका हूँ, और यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्ट्री कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी इनके हेडक्वार्टर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द यूरोपियंस, जो भी इनके हेडक्वार्टर्स और फैक्ट्रीज के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एस्टैब्लिश्ड ऑफ यूरोपियंस। आप मैप में देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे कंपनीज यहाँ पे जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया इंडिया में, आप यहाँ एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पे पोर्चुगीज के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड डैनिश। यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कौन कहाँ पे यहाँ का फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर चुका है मैप में। नाउ टाइम टू रिवाइज ऑल टॉपिक्स। जितने भी आप मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में एक बार रिवीजन करेंगे। इसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं होगा मैक्सिमम। व्हाई डिड यूरोपियंस केम टू इंडिया, इसके कितने रीजन से, 3 रीजन से। पहले रीजन क्या है, डार्क एज। दूसरा रीजन क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल। तीसरा रीजन क्या है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास। इन तीनों के वजह से इंडिया को चूज किया कौन, यूरोपियंस ने। ये होगा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है, सी रूट के बारे में हमने डिस्कस किया। हेनरी ने क्या किया था, राजा ने हेनरी को बुलाया और बोला था कि मुझे एक नया सी रूट चाहिए। हेनरी ने बहुत कोशिश की लेकिन इनका नाकाम हुआ क्योंकि इनका डेथ हुआ। उसके बाद डयास ने कोशिश की, यूरोप से लेके केप ऑफ गुड होप तक इन्होंने एक सी रूट इस्तेमाल किया। उसके बाद वास्को डा गामा ने क्या किया, केप ऑफ गुड होप से लेके इंडिया तक पहुंचे। किसके मदद से, अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती संचालित के जरिए से। उसके बाद अल्वार्स कैब्रल ने क्या किया था, इन्होंने ब्राजील को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया, ब्राजील को। और उसके साथ साथ इन्होंने जो लोकल रूलर से इंडिया के, उनके पास फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ है। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं पोर्चुगीज के बारे में। इनके जो गवर्नर है कौन है, 3 गवर्नर है। आपको एक ट्रिक भी बता चुका हूँ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, अल्बुर्की और निनोडा कुन्हा के बारे में। जो भी इन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया ने क्या एस्टैब्लिश किया, ब्लू वाटर पॉलिसी ने इन्होंने एस्टैब्लिश किया।
और अरबुर्की ने क्या किया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर से छीन लिया था क्या, गोवा को। और उसके बाद नीनो ने क्या किया, हेडक्वार्टर्स को कोचीन से लेके गोवा को शिफ्ट किया था। और उनके टाइमलाइन के बारे में 1498 से लेके हमने डिस्कस किया सारे टाइमलाइन के बारे में। उसके बाद डिक्लेरेशन के रीजंस क्या है इसके बारे में भी हमने एक एक करके डिस्कस किया। लीडरशिप के क्वालिटीज हो, जैसे उनके गवर्नमेंट के बारे में, करप्ट ऑफिशियल्स के बारे में, सारे के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डच के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टाइमलाइन के बारे में, कब कहाँ से आए थे, इनको परमिशन कब दे चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके डिक्लेरेशन के कारण क्या है, इन्होंने इंडोनेशिया को क्यों इतना इंपॉर्टेंट दिया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम ब्रिटिश में ये डिस्कस किया है कि इनके फैक्टरीज, इनके टाइमलाइन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कब यहाँ पे इन्होंने आए थे 1600 से लेके 1717 तक, जो भी इन्होंने फरमान इशू किया फारूक शाह ने, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में बाकी यूरोपियन से ये लोग क्यों सक्सेस हुए, इसके कारण भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनके पास लीडरशिप क्वालिटीज ज़्यादा है, इनको फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग, इनके जो मुगल रूलर्स है इनके आपस में लड़ते थे, इसके वजह से ब्रिटिश को हेल्प मिला, इन सभी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फ्रांस में हम डिस्कस कर चुके हैं मेनली कर्नाटिक वार्स के बारे में। फर्स्ट एंड थर्ड कर्नाटिक वार किसके रीजन की वजह से, यूरोप के वजह से, और सेकेंड किसके वजह से, इंडिया की वजह से यहाँ पे लड़ाई शुरू हुआ। यहाँ पे 3 ट्रीटी साइन हुआ था। फर्स्ट ट्रीटी में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ एक्सिला चापली शुरू हुआ, यहाँ पे साइन हुआ था। इसमें मेड्रास किसको जाएगा, ब्रिटेन को, और किसको, फ्रांस को क्या मिला था, नॉर्थन अमेरिका यहाँ पे वापस मिला था। सेकेंड कर्नाटिक वार में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी साइन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, गुडेहू को यहाँ पे वापस मिलाया था। गुडेहू वर्सेस यहाँ पे किसको, रॉबर्ट क्लेव के बीच में यहाँ पे साइन हुआ था। थर्ड कर्नाटिक वार में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ था, किसके बीच में, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। सो यहाँ पे 3 कर्नाटिक वार के बारे में डिस्कस करे थे। बाद में उसके फैक्ट्रीज के बारे में, हम फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, इनके टाइमलाइन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड फाइनली डेंस के बारे में, इनका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और टाइमलाइन के बारे में, और इनके डिक्लेरेशन यहाँ से जल्द हो चुका है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ तक पूरा टॉपिक में यहाँ पे आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अब इसके बाद रिवीजन करने का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ का आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। सो दिस इज, यहाँ पे सारा टॉपिक्स आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ टाइम टू सॉल्व यूपीएससी सीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम हर एक वीडियो के एंड में वी विल सॉल्व सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस। इसके वजह से हमारा मेंस काफी प्रैक्टिस होगा। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू दी 2014 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761, व्हाई वर सो मेनी एम्पायर टेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत। क्वेश्चन कब का है, 2014। यहाँ पे जब मैं पहले बार इस क्वेश्चन को मैं 2014 में इसको देखा है, मैं काफी शॉक हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझको पता है कि यहाँ पे 3 बैटल्स हुए थे पानीपत के, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल एंड थर्ड बैटल। फर्स्ट बैटल कब शुरू है, 1521 में। उस थर्ड बैटल कब शुरू हुआ है, 1761 में। इसके बारे में मुझे पता है, इसके जो रीजन है इसके बारे में पता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाई वर सो मेनी एम्पायर टेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत। आप इसके रीजन बोले, अगर इसके रीजन पूछेगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाई वर सो मेनी एम्पायर टेकिंग बैटल्स एट फॉट एट पानीपत। पानीपत में ही सारे लड़ाई क्यों हुआ, क्या क्वेश्चन पूछा है, पानीपत में ही सारा लड़ाई क्यों शुरू हुआ। अब ये इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आंसर कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2013 से पहले एक तरह का पेपर हुआ करता था। 2013 के बाद एक नया तरीके से पेपर यहाँ पे मेंस का जो क्वेश्चंस को फ्रेम करने का तरीका यहाँ पे चेंज हुआ था। यहाँ पे 2013 से पहले यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आना शुरू हुआ था। 2013 के बाद क्या हुआ था, इन्होंने नए डायमेंशन यहाँ पे मिक्स करना शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन में आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, उसमें पूछेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशन के बारे में, या दे विल आस्क एनालिटिकल क्वेश्चंस, जो अलग अलग डायमेंशन के बारे में यहाँ पे पूछेगा। सो यहाँ पे क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, सारे लड़ाई पानीपत में ही क्यों शुरू हुआ। अब यहाँ पे आंसर को देखिए, दिस इज वन पेपर। यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद क्या है, कंक्लूजन। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, आप पानीपत के बारे में जब 1761 हुआ, इसके बारे में मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखूंगा, और बॉडी पार्ट में मैं ये लिखूंगा कि जो इनके स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, पानीपत किसके लिए इंपॉर्टेंट, जो भी इनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन होगा इसके वजह से इंपॉर्टेंट। अब मैं पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में। कॉन्स्टेंटिनोपल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज ए स्ट्रैटेजिकल लोकेशन। यहाँ पे सारा ट्रेड आप आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। सेम हियर पानीपत में आप क्या कर सकते हैं,
इन यहाँ से आप सारा जो ये बाकी जो स्टेट है आप यहाँ से आसानी से ट्रेड को संभाल सकते हैं। सो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन, उसके बाद हम देखेंगे इनका दिल्ली का इंपॉर्टेंस यहाँ से, उसके बाद हम देखेंगे ओपन टेरेन, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बॉडी में, और कंक्लूजन में मैं ये डिस्कस करूंगा जो भी इसका आउटपुट है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा 1761 का जो आउटपुट है, और इस तीनों के जो एग्जांपल्स है इसके बारे में मैं यहाँ पे लिखूंगा। वो होगा हमारा पहला क्वेश्चन। आप सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जामिन द क्रिटिकल द वेरियस फेसेट्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज द ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन पूछा है 2014 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज पेपर। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट करना जो क्वेश्चन का रिलेवेंट है, जो हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे मिड 18th सेंचुरी में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक पॉलिसीज मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटिश होने के बावजूद इसका कैसा है, इसके बारे में हम डिस्कस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में, जब यहाँ पे ब्रिटिश हुआ करते 18th सेंचुरी में, जब इंडिया का इकोनॉमी कैसा है इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और बॉडी में क्या लिखेंगे हम, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, और उसके बाद हम रेलवेज के बारे में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बॉडी में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि इनके पॉजिटिव आउटकम्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और हमारा थर्ड क्वेश्चन के बारे में आप डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन के बारे में। इन व्हाट वेज दिस द नेवल मुटिनी प्रूव टू बी द बेस्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2014 में। पहले दिस इज आंसर शीट, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। कीवर्ड फाइंड आउट कर लीजिए, वो है नेवल मुटिनी। इसके वजह से इसका जो पहले का नाम क्या है वो है बॉम्बे म्यूटिनी। इसको बॉम्बे म्यूटिनी भी बोला जाता है। इसके बारे में मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखूंगा बॉम्बे म्यूटिनी के बारे में। और बॉडी पार्ट में मैं ये एग्जांपल दूंगा कि इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम लीग, इसके वजह से मुस्लिम लीग को क्या इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में मैं यहाँ पे बॉडी में एक्सप्लेन करूंगा। और कंक्लूजन में ये लिखूंगा कि इनका जो आउटपुट है इसके वजह से यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटपुट। जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व किया है, आप धीमे धीमे इनके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा लिए, ज़्यादा यह इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जब हमको आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ तक इस वीडियो को एंड करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओरिएंटेशन वाली अपने मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नहीं देखी, जो इस कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। डाटा वीडियो क्लिक करके हमारा जो बाहुली कोर्स है यूपीएससी प्रिपरेशन जो आपको जीरो से करना बताएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।